औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स विद राशिद ज़ैदी में राशिद ज़ैदी आपको खुशामदीद कहता है। अस्सलाम वालेकुम। तोहफ़ा यानी मदद। नाज़रीन, आपने अक्सर अंकल सैम का नाम सुना होगा। ये वो ज़ात शरीफ हैं, ये वो ज़ातें शरीफ हैं जिनसे अमेरिका में बड़े बड़े लोग पनाह मांगते हैं। वो कहते हैं कि इफ़ यू ट्राई दिस सीट I'll tax your seat because I'm a tax man। जी हाँ, इंटरनल रेवेन्यू सिस्टम IRS। आप किस तरह IRS से बच सकते हैं, बल्कि आप IRS से बेनिफिट भी ले सकते हैं। इसलिए इसके लिए आपको एक अच्छे सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की ज़रूरत होगी, जो आपको न सिर्फ खिफत से बचा सकता है, बल्कि आपको मुकम्मल बेनिफिट भी दिलवा सकता है। आज हमने अपने स्टूडियो में तबस्सुम अली को मदऊ किया है, जो तबस्सुम टैक्स कंसल्टेंट्स LLC के ओनर हैं, जो गुज़िश्ता 7 साल से इस फील्ड से मुंसलिक हैं। आइए पहले इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तोहफ़ा यारी मदद, तबस्सुम साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम। पीर मौला अली मदद। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू। तबस्सुम साहब, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे पता है कि अप्रैल 15 की डेडलाइन आज से तकरीबन 12 दिन बाद है और आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। तो पहले तो मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया कि आपने अपना इंतहाई कीमती वक्त हमें दिया। आप आज हमारे नाज़रीन को बताइए कि जो टैक्स के सिलसिले में अक्सर और बेशतर लोगों को प्रॉब्लम रहती हैं, वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन से ऐसे टूल्स हैं जिसको आप ले कर के एक टैक्स पेयर को बेनिफिट दिलवा सकते हैं। पहले तो मैं अलमहदी टेलीविज़न का शुक्रगुज़ार हूँ, आपका ममनून हूँ कि आपने मुझे बुलाया, यहाँ पर इज़्ज़त दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि सारे प्रोग्राम्स देखूँ, और कभी ऐसा भी होता है कि टाइमिंग थोड़ी सी इस तरह एडजस्ट नहीं हो पाती है, तो जो यूट्यूब पे आप इसको अपलोड कर देते हैं तो वो कन्वीनियंट हो जाता है। खुदा आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। जहाँ तक इंटरनल रेवेन्यू सर्विस टैक्स रिटर्न्स का ताल्लुक़ है, तो तमाम इंडिविजुअल्स को उनकी टैक्सेबल इनकम पर उनको टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं। उनकी डेडलाइन डेट अप्रैल 15 होती है। आपको एक्सटेंशन मिल सकती है, 6 मंथ्स ऑटोमेटिक एक्सटेंशन आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अक्टूबर 15 आपकी डेडलाइन होती है, उसमें आपको अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करने होते हैं। ये बताइए क्या ज़रूरी है, why it's important to file the taxes, why one should file the taxes, why should? इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो गवर्नमेंट जो टैक्सेस कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है, और दूसरा जो एस्पेक्ट है इसका, वो इंडिविजुअल लेवल पे के जो टैक्स फाइल कर रहे होते हैं, वेदर एट द एंड ऑफ द ईयर दे कैलकुलेट देयर टैक्स लायबिलिटी। अगर ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने अपने टैक्सेस ज़्यादा पे किए हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन दे फाइल देयर टैक्सेस उनको रिफंड मिलता है। अगर उन्होंने कम किया, फॉर्म की बात कर रहे हैं आप? 1040 फॉर्म। 1040 नहीं, जो वेजेस कटते हैं एम्प्लॉयज़ के, तो वो साल के आखिर में उनको रिफंड हो जाते हैं सोशल सिक्योरिटी टैक्स और मेडिकेयर पे करने के बाद। साल के आखिर में एम्प्लॉयर आपको W2 फॉर्म इशू करता है। जी। उस पे लिखा होता है कि आपकी ग्रॉस इनकम कितनी है, वेजेस कितनी है आपकी, और उसके बाद लिखा होता है कि आपके फेडरल इनकम टैक्स कितना कटा है। वो लेके आप या तो अकाउंटेंट के पास जाते हैं या खुद ऑनलाइन यूज करते हैं। पे स्टब्स जब मिलते हैं, क्या वो पे स्टब भी आपको रिकॉर्ड करने चाहिए? W2 शुड बी सफिशिएंट। अच्छा, W2 भी सफिशिएंट। एट द एंड ऑफ द ईयर एक वो फाइनल स्टेटमेंट होती है। अगर आप उसमें W2 में आपको पता होता है ना कि आप कितना कंट्रीब्यूशन, मतलब कितने आपके टैक्सेस कट रहे हैं। W2 में आपकी सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर और फेडरल इनकम टैक्स, और इसके अलावा जो स्टेट टैक्सेस वगैरह होते हैं वो लिखे होते हैं। अच्छा, ये ज़रा कैटेगराइज करके बताइएगा कि ये 1040 US इंडिविजुअल जो होते हैं इनके लिए 1040 ईजी, 1040A और 1040 में क्या फ़र्क है? बेसिकली ये एक ही फॉर्म है 1040। अच्छा। इसकी ईजियर वर्जन्स हैं 1040 ईजी, जैसे ईजियर वर्जन, 1040A ईजियर वर्जन से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इट्स ईजियर वर्जन, और 1040 जो है मोर कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये क्वेश्चन और ये डिसाइड करना कि आपको कौन सा फॉर्म यूज़ करना है। एक कॉल लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, आप ऑनलाइन है करंट अफेयर्स विद राशिद ज़ैदी। आज का हमारा टॉपिक है 2014 के टैक्सेस। कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं?
वालेकुम सलाम जी, आसिम साहब बोलिए। सर ये पूछना ये था कि मैं अपनी बच्ची का ट्यूशन फीस दे रहा हूँ कोई 11-12 हजार के करीब साल का। अच्छा, $12,000। मैंने 4 साल से दे रहा हूँ, लेकिन अब तक मैंने टैक्स रिटर्न में कभी उसको क्लेम नहीं किया। क्या मैं क्लेम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? जी एक क्वेश्चन ये है कि ये बताएं कि आपकी साहबजादी की जो एजुकेशन है वो अंडर ग्रेड स्टूडेंट हैं या वो ग्रेड स्टूडेंट है? अंडर ग्रेड, ठीक है। अभी बताओ जी आप आसिफ साहब, आप अपने सवाल का जवाब सुनिए, तबस्सुम आपके सवाल का जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया। कीप वॉचिंग अल मेहदी टीवी। थैंक यू जी। ये 4 साल से क्लेम नहीं ले रहे हैं और $12,000 पे कर रहे हैं साल के। बेसिकली 3 तरह के आपको ऑप्शंस हैं अवेलेबल। अच्छा एक है चूंकि ये अंडर ग्रेड हैं जी। तो इनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा अमेरिकन अपॉर्चुनिटी क्रेडिट। AMCC कहलाती है वो। यस, अच्छा ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, इतना टाइम नहीं हुआ इसको। और इसके बाद एक दूसरा क्रेडिट है, उसको कहते हैं लाइफ टाइम लर्निंग क्रेडिट। अच्छा और थर्ड ऑप्शन होता है ट्यूशन डिडक्शन। अच्छा तो जब इस तरह की कोई सिचुएशन हमारे पास आती है तो हम तीनों सिचुएशंस रन करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि इनका मैक्सिमम बेनिफिट इनको कहाँ पे मिलेगा। अमेरिकन अपॉर्चुनिटी क्रेडिट में इनको तकरीबन टैक्स बेनिफिट अप टू $2,500 पर क्वालिफाइंग चाइल्ड मिलेगा। $2,500 इस तरह कि फॉर एग्जांपल इनकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है एट द एंड ऑफ द ईयर $1,000। अच्छा और अब ये उसको क्लेम कर रहे हैं अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट बेस्ड ऑन इनकी जो सिचुएशन है। अदर रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई, लिमिटेशंस अप्लाई। तो अब 1,000 अगर इनकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है तो बिकॉज ऑफ अमेरिकन अपॉर्चुनिटी क्रेडिट इनका जो $1,000 जो इन्होंने देना है वो नहीं देंगे, इनकी टैक्स लाइबिलिटी जीरो हो जाएगी। अच्छा और उसके बाद जो रिमाइंडर है $1,500 इनको रिफंड मिल जाएगा। अच्छा, टेक्निकली अगर $12,000 साल का वो पे कर रहे हैं तो $2,500 ही बेसिकली इनको क्रेडिट मिलेगा। मैक्सिमम इनको जो है $2,500 जो है टैक्स बेनिफिट होगा। टैक्स बेनिफिट मिलेगा। हाँ। अच्छा, ये फरमा रहे हैं कि 4 साल से इन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं ये, और उसमें कभी उन्होंने बेनिफिट नहीं दिया, क्लेम नहीं लिया $2,500 का। Is there any way back he can go back and claim it for last 4 years at 1 year? Yeah. No, he has to file individual amendment taxes for each year, individual year. अच्छा जैसे 2014 का अगर इन्होंने कर दिया है तो इनको 2014 की अमेंडमेंट फाइल करनी पड़ेगी। उसमें इनको जो भी सिचुएशन होगी इनको टैक्स रिफंड मिलेगा। फिर इनको 2013 की अमेंडमेंट फाइल करनी होगी और फिर इनको 2011 की अमेंडमेंट फाइल करनी होगी टू क्लेम दैट। अच्छा 2012 की अमेंडमेंट। So he might get refund from the फेडरल गवर्नमेंट को एंड स्टेट also. आल्सो। यस, सो लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं है, अगर एवरीथिंग इज ऑन द record and IRS have all those records, तो why कि जब टैक्स पेयर्स पेज टैक्सेस वो करेक्ट करके क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि ज़ाहिर है he is paying enormous amount of tuition fees, $12,000. तो कहने का मकसद है कि if you make a mistake on your taxes, IRS will say that okay now you have to pay penalties also. लेकिन in this token he is making a mistake, you know, जानबूझ के मिस्टेक नहीं कर रहा है वो, तो क्यों उनको जाना पड़ेगा 3 साल बैक के अंदर? IRS क्यों नहीं बेसिकली कहेगी नहीं जी आपको इतना टैक्स मिलना था, हमने गलती से आपको इतना दे दिया तो ये पैसे हैं विद इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि जब आप पेनल्टीज पे करते हैं तो आप इंटरेस्ट भी देते हैं। IRS के पास बेसिकली इस सिचुएशन में फॉर एग्जांपल हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल। एक तो इनके W2 इफ ही इज एन एम्प्लॉय, और दूसरा इनकी ट्यूशन स्टेटमेंट। वो ट्यूशन स्टेटमेंट जो है कॉलेज जो है इशू करता है। अच्छा, और वही एक फॉर्म जो है IRS को जाता है और एक फॉर्म लेकिन ट्यूशन जो स्टेटमेंट है वो तो चिल्ड्रन के बच्चे के नाम पे होगी ना, बच्चे के नाम पर होगी और ये बच्चे को क्लेम कर रहे हैं अपने उसमें पर्सनल टैक्सेस के ऊपर। तो टेक्निकली तौर पे IRS के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है ऐसा, मतलब उनके पास सिर्फ स्टेटमेंट होती है, दे डोंट नो कि ये स्टेटमेंट कहाँ पे एडजस्ट होगी। और वैसे अगर उनके बिहाफ पे कोई मिस्टेक होती है दे पे यू इंटरेस्ट, अगर उन्होंने इंटरेस्ट पे करते हैं, अगर उन्होंने कोई मिस्टेक की है और यू वर एंटाइटल्ड फॉर सच अ रिफंड। तो देखे ना, गैर दानिस्ता तौर पर उनको पता ही नहीं था, मतलब एक नॉलेज तो उनके पास थी नहीं, शायद उनका कोई कंटेंट ऐसा होगा कि जिसको पता ही नहीं होगा, तो वो एक मिस्टेक कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे ओवर एंड ओवर एंड ओवर।
अब बेसिकली मेरा ये हमेशा वतीरा रहा है कि मैं किसी प्रोग्राम कोई भी प्रोग्राम करता हूँ तो अपने दोस्तों अहबाब सर्कल को पहले बता देता हूँ कि इस टॉपिक पे बात करूँ और सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट आपका मैं 2 हफ्ते से अनाउंस कर रहा था, तो ये बेसिकली मुझसे पूछ रहे थे कि किस तरीके से होगा। तो कहने का मकसद ये कि अगर आप जानबूझ के ये गलती कर देते हैं, मतलब ज़ाहिर आपसे जाने में हो जाती है, तो उसका भी आपको कॉन्सिक्वेंस पे करना पड़ेगा। हाँ, उसमें कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके, वो इफ़ दे पिक अप ऑन इट और आप अमेंड कर लें। बेहतर तो ये होता है कि जैसे ही आपको पता चल गया कि ये गलती हुई है तो हम एडवाइस ये करते हैं कि राइट अवे अपनी रिटर्न अमेंड कर लें। अच्छा, ये जो लेट्स गो दिस बैक, अगर कोई W2 फॉर्म ले रहा है तो W2 फॉर्म तो एवरी क्वार्टरली फाइल होते हैं, राइट? इनकम टैक्स नहीं, एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं, एम्प्लॉयर जो है जो क्वार्टरली टैक्स फाइल करता है तो वो जो W2 फॉर्म अपने एम्प्लॉयज़ को देता है एम्प्लॉयर, तो उसका रिकॉर्ड तो IRS के पास होता है ना, ये वो भी नहीं होता? उसका होता है क्योंकि वो एम्प्लॉयर उनके पैसे काट रहा है और काट करके वो चेक वो टैक्स पे कर रहा है। वो ऐसे होता है कि वीकली पेरोल या बाई वीकली जब पेरोल होता है जी, तो एम्प्लॉय को चेक इशू होता है और उसकी जो विद होल्डिंग्स होती हैं वो एम्प्लॉयर के ही अकाउंट में रहती हैं। एम्प्लॉयर के अकाउंट में रहती फिर अकाउंट एम्प्लॉयर के अकाउंट से ट्रांसफर होती हैं गवर्नमेंट के अकाउंट में। वो उसको जो भी उनका स्केड्यूल होता है, अगर वो मंथली स्केड्यूल है एवरी 16th ऑफ द मंथ वो निकाल लेते हैं। मंथली अगर स्केड्यूल है, अगर क्वार्टरली, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ बिजनेस, अच्छा, वो फिर उनके उसमें डिपॉजिट होता है। अच्छा, अब जैसे कोई 1099 लेता है तो 1099 का तो रिकॉर्ड इनके पास, उसकी डेडलाइन फरवरी 28 है इसकी। यस, तो अच्छा, फरवरी 28 मार्च 28। इफ ज़्यादातर जो हैं 1099 की फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक होती है जी, तो उसके लिए वो 1 महीना आपको नहीं, एक्सटेंड लेकिन कर कॉर्पोरेट की जो फाइलिंग है डेडलाइन कॉर्पोरेट की तो मार्च 15 है, कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, करंट अफेयर्स विद राशिद ज़ैदी। आज का टॉपिक है 2014 के टैक्सेस। कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम अंजुम अली है और मैं बर्मिंघम अलाबामा से कॉल कर रहा हूँ आपको। जी अंजुम साहब। जी, मेरा दोस्तों साहब से क्वेश्चन है, मैं कल प्रोग्राम देख रहा था जी, मुझे मेरा क्वेश्चन ये है कि सी कॉर्प और एस कॉर्प में क्या फर्क है? सी कॉर्प और एस कॉर्प में? सी कॉर्प और एस कॉर्प में मुझे जो है ना डिफरेंस जो है ना ये अगर थोड़ा समझा। जी, बहुत शुक्रिया, आप ऑनलाइन रहे, हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। हम टेलीविजन वॉच कर रहे हैं ना हमारा? जी 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 ठीक है, आपके सवाल का जवाब देते हैं जी। सी और एस में क्या फ़र्क है? बेसिकली इसकी लीगल इम्प्लीकेशंस तो वही हैं और इसकी टैक्स कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी सी डिफरेंट हैं। हम लीगल में नहीं जाएंगे चूंकि हम ये इट्स टैक्स रिलेटेड प्रोग्राम। तो सी कॉर्प में ये होता है कि आपको कॉर्पोरेट इनकम टैक्स देना पड़ता है आपके प्रॉफिट्स पे। लेट्स से योर रेवेन्यूज आर $200,000, योर एक्सपेंसेस आर $150,000, तो आपका जो नेट प्रॉफिट है 50,000, उस पे आपका जो कॉर्पोरेट रेट है वो अप्लाई करें 39.5%। That's a lot. 39.5% टैक्स देना है को इसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट को अलग देना। अच्छा, तो वो आपको फेडरल गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। ये है सिचुएशन सी कॉर्प की। ठीक है, मैं आपको यहाँ 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। अगर ये फर्ज कीजिए कि इसमें इस सिलसिले में ये जो $50,000 का जो टैक्स इनको लगेगा, जो ये इनकम इनको अपना पर्सनल टैक्स रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा, ये यहाँ चैप्टर यहाँ क्लोज हो जाएगा? ये सी कॉर्प का यहाँ पर क्लोज हो जाएगा अनलेस देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि ये इनका और कोई काम तो है नहीं, मतलब दैट्स हिज मेन ब्रेड एंड बटर, ये कॉर्पोरेशन ही है। तो ये $50,000 जब ये अपनी पर्सनल टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो यहाँ तो 39 टैक्स दे करके इतना हिट हो गए यार। अब पर्सन ये फाइल कर रहे हैं, आई डोंट नो उनकी सिचुएशन क्या है, मैरिड है, सिंगल है या जॉइंट है, या फाइलिंग विद चिल्ड्रंस फाइल कर रहे हैं। तो अब ये बताइए कि जब पर्सन टैक्स 1040 पे जाएंगे तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? डिपेंड करता है 1040 पे किस तरह जाएंगे ये जी। अगर तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं हाँ, तो फिर तो ऑफ कोर्स इनको भी वो टैक्सेबल होगी। वो डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसीडर्ड एज समटाइम्स इज कंसीडर्ड एज डिविडेंड, सम लिमिटेशंस मतलब लेट्स अप्लाई। से कि ये 50,000 डिविडेंड ले लेते हैं, अपना ये कैश बैक वो ले लेते हैं अपना, ये अपने आप को सैलरी भी एम्प्लॉय कंपनसेशन दे सकते हैं इसका? ठीक है, आप इसमें सैलरी ले सकते हैं, अच्छा, उसमें अपनी जितनी भी जो भी इनकी जो सैलरी बनती है वो उस हिसाब से वो कर सकते हैं। तो उसमें ये होगा कि इनकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, उस पर टैक्स कम हो जाएगा और फिर वो सैलरी को लेके अपनी 1040 पे आ जाएंगे। उस पे फिर जो है डिपेंडिंग ऑन इनकी सिचुएशन क्या है,
इनको इधर टैक्स मिलेगा या फिर इनको रिफंड होगा, अगेन डिपेंड्स कि उनकी सिचुएशन क्या है उस पर। तो ये बेसिकली है सी कॉर्प के आपको जो नेट अर्निंग्स, नेट प्रॉफिट जो है फॉर द ईयर, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। एस कॉर्प ये है कि आपको कॉर्पोरेट लेवल पे टैक्स नहीं देना पड़ता। एस कॉर्प इज अ पास थ्रू एंटिटी। अब ये $50,000 का K1 फॉर्म जनरेट होगा अगर इफ ही इज ओनली वन पार्टनर, आई मीन ही इज द ओनर, सोल ओनर। अगर दो हैं तो 2 K1 जनरेट होंगे, 25 ईच इफ इट्स 50%। तो वो K1 लेके आप अपने अकाउंटेंट या अपने जो 1040 उस पे वो करेंगे और उसके बाद अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। अच्छा, ये तो उनका फायदा हो गया, लेकिन इससे कॉन्सिक्वेंस क्या है कि इनको क्वार्टरली टैक्स भी पे करना पड़ेगा। हाँ, payroll भी उसकी देना हाँ पड़ेगा। उसकी फिर वो इम्प्लीकेशंस हैं, वो ये हैं कि यहाँ पे तो आपने अपना कॉर्पोरेट टैक्स बचा लिया जी। अब वहाँ पे IRS ये कहती है कि जी एस कॉर्प में ऑफिसर्स को रीजनेबल सैलरी लेनी है। अब जब आप सैलरी लेंगे तो जाहिर सी बात है आपको पेरोल टैक्सेस अप्लाई होंगे, आपकी अच्छा, अकाउंटिंग रीजनेबल कॉस्ट। सैलरी आपने बात की, व्हाट इज रीजनेबल सैलरी? बेसिकली रीजनेबल सैलरी में आप ये कह सकते हैं कि लेट्स से अगर आपका कोई बिजनेस है, IRS ये डिटरमिन करती है कि सिमिलर सिचुएशन में कोई और बिजनेस है उस इंडस्ट्री में, वहाँ पे वो क्या सैलरी, वहाँ क्या डिटर्मिनेशन है, वहाँ पे मैनेजर्स या एम्प्लॉइज क्या सैलरी ले रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो वहाँ से उसको मतलब अपने तौर पे कोई पिकअप नहीं कर सकते नंबर। हाँ नहीं, इट शुड बी रीजनेबल सैलरी। ये क्रिटिकल वर्ड है, रीजनेबल सैलरी। ये नहीं है कि आपकी जो अर्निंग्स हैं वो $2 लाख हैं और आप सैलरी 5,000 ले रहे हैं, सो दैट्स नॉट रीजनेबल। टेक्निकली तौर पे कॉर्पोरेशन बनाना तो हर टैक्स ब्रैकेट में जाने वाली बात हुई। अंजुम अली, आपको उम्मीद है कि हमारे आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर है, वो ले लेते हैं। कीप वाचिंग अलमेदी टीवी। थैंक यू फॉर कॉलिंग सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आप ऑनलाइन हैं करंट अफेयर्स विद राशिद ज़ैदी। कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? वालेकुम सलाम भाई, मैं सेंट लुइस से बात कर रही हूँ और मुझे एक सवाल पूछना था तबस्सुम भाई से। जी पूछिए। सेंट लुइस। कहाँ से बोल रहे हैं? सेंट लुइस। अच्छा, सेंट लुइस से। जी, मैं सेंट लुइस से बात कर रही हूँ और ये हमारा शो बिजनेस है। अच्छा, शो बिजनेस में आप? शू बिजनेस जी, और LLC है भाई मेरी ना। अच्छा, LLC है आपकी? जी, ऑलरेडी LLC है। तो मैं पूछना ये चाह रही थी कि अगर हम इसको इनकॉर्पोरेट करें तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया। आप कीप वाचिंग अलमेदी टीवी, आप देखें टीवी, आपके सवाल का जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया जी। LLC है, अगर इसको LLC को नहीं, LLC है तो ये ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ है सिलसिला। अच्छा, ठीक है। या तो अगर ये अपना पर्सनल नेम यूज कर रहे थे और इन्होंने EIN नंबर ले लिया, दैट्स अनदर थिंग। LLC इज बेसिकली इट्स कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी एक और कॉर्पोरेशन। कॉल ले लेते हैं, ये इसको रख लेते हैं, इसका जवाब लेते हैं आपसे। जी, अस्सलाम वालेकुम, आप ऑनलाइन हैं अलमेदी टेलीविजन में करंट अफेयर्स विद राशिद ज़ैदी। कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, मेरा ख्याल है आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। हेलो जी, आप ऑनलाइन हैं करंट अफेयर्स विद राशिद ज़ैदी। हेलो जी सर। हेलो, यस यस, वी आर हियरिंग यू। हु इज दिस? कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? ये राजीव साहब और तबस्सुम साहब हैं? जी जी, तबस्सुम साहब सुन रहे हैं आपकी। आज का हमारा टॉपिक है 2014 के टैक्सेस। आपका कोई सवाल है तबस्सुम साहब के लिए? जी जी जी, माशाल्लाह, बहुत आपका कामयाब जा रहा है प्रोग्राम और हमारा साहब की बड़ी काविश है और बहुत इससे फायदा हो रहा है आपके प्रोग्रामों से। तो तबस्सुम से एक प्रोग्राम था, वो एक सवाल था कि ये बच्चों को किस उम्र में टैक्स से अलग कर देना चाहिए, इनकम टैक्स से? जी बहुत शुक्रिया आपकी पजीराई का। हमारी कोशिश ये होती है कि इंफॉर्मेशन शेयर करें आपके साथ, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट हम लेकर आएँ ख़ास तौर से, ताकि जो इनके पास इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सकें। आप हमारा प्रोग्राम देखिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक सवाल तो पहले था उन खातून का जो LLC को इनकॉर्पोरेट करना चाह रही थी। इनका ये है कि बच्चों को किस तरीके से जो डिपेंडेंट है, कौन सी एज है इसके लिए, किस देयर इज सर्टेन एज दैट यू बाउंड टू टेक इट अवे फ्रॉम योर पर्सनल टैक्सेस, ये इनका सवाल है जी। ठीक है, पहले तो ये जो LLC वाला क्वेश्चन जी है, बच्चों LLC स्टैंड्स फॉर लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेशन। ये ऑलरेडी आपने इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है। ठीक है। LLC इज अ पास थ्रू एंटिटी। ठीक, हो सकता है शायद इनका मैं क्वेश्चन ये हो कि
अब LLC से अगर ये सी कॉर्प में अगर ये करना चाहते हैं तो इसका एक सिचुएशन है, आपको IRS का एक फॉर्म है वो फिल आउट करना पड़ता है। ये गता कलामी की माफी चाह रहा हूँ, LLC के अंदर जो EIN नंबर है वो EIN नंबर इनका अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर चल सकता है, राइट? नहीं, उसके लिए ये आपको लेना पड़ेगा, पड़ता है सेपरेट। लेकिन जहाँ तक मेरी दानिश है, मुझे करेक्ट कीजिएगा क्योंकि मेरे पास भी एक LLC है। LLC जब in effect when you do a business, and if you don't do a business it's not in effect. Is that true or not? डिपेंड करता है इस पे। अच्छा। इट डिपेंड्स। अच्छा, LLC इट्स अ कॉर्पोरेशन, इट्स लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन। ठीक है। जिस तरह एक इंडिविजुअल का सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, इसी तरह कॉर्पोरेशन का भी सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है LLC का। यू हैव टू गो एंड अप्लाई फॉर EIN फॉर LLC। अच्छा, उसके बाद लेट्स से इट्स अ 2 member LLC, तो फिर आपको सिचुएशन डिफरेंट होती है। let's say it's one person LLC. देन आपको सेपरेट LLC टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ती, यू टेक इट ऑन योर पर्सनल टैक्स रिटर्न। अच्छा, एक बात, स्केड्यूल C आपका एक होता है। बात तो ये कि लेट्स से कि आपने LLC खोली और LLC पे आपने कोई एक्टिविटी नहीं की, आपने कहा कि ये मेरे पास कोई बिजनेस आएगा, मैं बिजनेस को अक्वायर करूंगा, फिर मैं इसका नाम लूँगा, आई मीन तो उस वक्त तक आपने EIN नंबर ले नहीं लिया, अपना सोशल सिक्योरिटी आपका जो है बेसिकली उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 2 साल बाद जो है वो आपको ख्याल ही नहीं आया। जब आपको बिजनेस आपके पास आया तो आपको ये पता चला कि जी आपकी LLC एक्टिव नहीं है, तो इसमें क्या सर्टेन टाइम पीरियड होता है इसको एक्टिव रखने का? आप डिफरेंट स्टेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। न्यूयॉर्क स्टेट, लेट्स ये सेंट लुइस सिटी खातून, तो क्या सिलसिला होगा वहाँ का? इनका चेक करना पड़ेगा कि क्या स्टेटस है। तो इन अदर वर्ड्स कि ये अपनी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को CRS कॉर्प में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यस। अच्छा, अब दूसरे सवाल की तरफ आए। ये जो हमें शाहजी ने पूछ किया था, ये बता रहे थे कि कौन सी एज पे जाके बच्चों को अलग करना चाहिए अपने टैक्स रिटर्न से? ये डिपेंड करता है इनकी सिचुएशन के ऊपर, सिचुएशन कैसी है इनकी। समटाइम्स बच्चे जो हैं वो 18, 19, 20 साल की उम्र में होते हैं, तो दे हैव अ जॉब, दे हैव अ स्टेबल जॉब, एंड देन उनको सेपरेट उनके टैक्स रिटर्न्स अपने फाइल करने पड़ते हैं। समटाइम्स 23 साल तक जो है वो स्टूडेंट होते हैं, तो आपको ये देखना पड़ता है कि कहाँ पर मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल रहा है। वी हैव टू रन। ये जो चाइल्ड क्रेडिट मिलता है आपके टैक्स रिटर्न में, ये बताइए ये कितने साल के बच्चों तक मिलता है? जो चाइल्ड इट्स लेस देन 17। Less than 17. Once you cross 17, $1,000 जो है, $1,000 each children, ठीक है? Yes. Now, if a person have more than 5 or 6 children, then is he entitled to get all the $6,000? $6,000, yes. So the more children you get, more is the benefit. Yes. But then cost of raising child, you keep that in consideration also. जी नाजरीन, जैसे आप देख रहे हैं प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद राशिद ज़ैदी, इस वक्त हम आपकी लाइव कॉल्स ले रहे हैं। हमारा नंबर है 718-675-6987। देखिए जी, एक और कॉल आई। जी अस्सलाम वालेकुम, आप ऑनलाइन हैं करंट अफेयर्स विद राशिद ज़ैदी। कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? रजा बोलो न्यूयॉर्क से। जी रजा साहब, कैसे मिजाज हैं? जी ठीक ठाक। अच्छा, अगर आप न्यूयॉर्क में रेजिडेंट हैं और काम न्यू जर्सी में करते हैं, so you have to file twice or 2 स्टेट के टैक्स देने पड़ते हैं। जी आप प्लीज़ हमारा प्रोग्राम देखिए, आपका सवाल हम तबस्सुम अली से लेते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, कीप वॉचिंग अलमदी टीवी। वो न्यू जर्सी में काम करते हैं, ही इज़ लिविंग इन न्यूयॉर्क। इज ही बाउंड टू पे 2 स्टेट टैक्सेस और 1 स्टेट टैक्सेस? नहीं, इनकी टैक्स रिटर्न तो 2 बनेगी, 3 बनेगी। एक तो फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न होगी, हाँ, एक न्यूयॉर्क रेजिडेंट स्टेट टैक्स रिटर्न होगी, और एक न्यू जर्सी नॉन रेजिडेंट टैक्स रिटर्न होगी। क्योंकि काम चूंकि ये न्यू जर्सी में कर रहे हैं, हाँ। तो कभी कभी ये होता है कि आपका एम्प्लॉयर जो है वो न्यू जर्सी के टैक्सेस काट रहा होता है, न्यूयॉर्क के टैक्सेस कट नहीं रहे होते। टेक्निकली यू आर लिविंग इन न्यू जर्सी के टैक्सेस कम है न्यूयॉर्क से? डिपेंड करता है सिचुएशंस में। अच्छा। तो समटाइम्स ये है कि एम्प्लॉयर आपका न्यू जर्सी के टैक्सेस विदहेल्ड कर रहा है, स्टेट ऑफ न्यू जर्सी, और आपके विदहेल्ड होने चाहिए थे न्यूयॉर्क के। तो जब आपने टैक्स रिटर्न फाइल की, बिकॉज यू फाइल न्यूयॉर्क स्टेट रेजिडेंट टैक्स रिटर्न, तो वहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ जाएगा क्योंकि आपने टैक्स दिए नहीं थे। न्यू जर्सी से आपको लेने पड़ जाएंगे क्योंकि आप वहाँ पे रेजिडेंट नहीं थे। तो इस तरह जो है वो एक लेकिन किसी भी सूरत में डबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है टैक्सेस? नहीं, डबल कॉन्सिक्वेंस। In most of the cases I know a lot of people who live in Jersey, Philadelphia, Connecticut, but they work in New York City. इसमें क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? क्योंकि न्यूयॉर्क के टैक्सेस हाई हैं,
लेकिन रहे वो न्यूयॉर्क में रहे तो उनको कनेटिकट का भी रेजिडेंट टैक्स फाइल करना पड़ेगा। जिस स्टेट में अगर वो रह रहे हैं तो स्टेट के रेजिडेंट तो टैक्स। क्या कोई बेनिफिट है बेसिकली? लाइक मैं कुछ लोगों को जानता हूँ पेंसिल्वेनिया से कम्यूट करते हैं एवरीडे और ज़्यादा एम्प्लॉई हैं किसी फर्म के, तो वो जो कम्यूट का वो करते हैं टैक्सेस बेसिकली उनका खर्चा होता है ठीक ठाक। अगर वो आपको शटल लेके आते हैं, ट्रेन लेके आते हैं और बैक एंड फोर्थ, पहली बात तो ये 3-4 घंटे की खिफत आपको उठानी पड़ती है, तो ये सब क्लेम कर सकते हैं आप। वो एक इसका स्केड्यूल ए होता है, उसमें अनइम्बर्स्ड एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, ये जॉब रिलेटेड एक्सपेंसेस। अच्छा, ये स्केड्यूल ए आप अपनी पर्सनल टैक्स रिटर्न में इवन दो यू आर एम्प्लॉई इन अ फर्म डिडक्ट कर सकते हैं सारे। हाँ, असल में क्या होता है, डिपेंडिंग अगेन सिचुएशन क्या है, गवर्नमेंट आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ करती है कि आप अपनी इनकम में से इतना आप इसको डिडक्ट कर सकते हैं अपनी टैक्सेबल अच्छा, इनकम इस में तरीके से बहुत से ऐसे मतलब लोग हैं जो अपनी गाड़ी ड्राइव करते हैं ट्रेन स्टेशन पर और ट्रेन स्टेशन पर पार्क करते हैं, वहाँ भी पार्किंग की फ़ीस देते हैं और उसके बाद क्या नाम है कम्यूट करते हैं न्यूयॉर्क और उस कम्यूट की भी फ़ीस देते हैं, जो भी है मंथली पैसेस वगैरह देते हैं। तो ये गाड़ी भी पार्किंग हाँ, और सारी चीज़ें राइट ऑफ हैं। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि ये स्केड्यूल ए होता है जी। लेट्स से अगर अभी स्केड्यूल ए नहीं है आपका, आप रेगुलर W2 पे आपकी वो है, तो आपको गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ करती है कि आप अपनी इनकम में से इसको डिडक्ट कर सकते हैं। 6,000, आज 2014 का नंबर है 6,200। अब आप क्या करते हैं कि आप अपने दूसरे एक्सपेंसेस जो हैं आप उनको रन डाउन करते हैं कि देखें कि आपके वो ये ज़्यादा बढ़े हैं, ये ज़्यादा बढ़े हैं, ये ज़्यादा बढ़े हैं और उनकी भी लिमिटेशन। अच्छा, एक सेकंड के लिए आपके लिए रोक रहा हूँ। एज एन इंडिविजुअल कितना एक साल एक बंदे को टैक्स अलाउ है, मतलब 1% पे जो डिडक्टेबल है, मतलब 11,200 जिसको पॉवर्टी लाइन आप कहते हैं, वो कितनी है मुझे से? मुझे क्वेश्चन समझ। अच्छा, जैसे एक इंडिविजुअल है, ही इज़ लिविंग इन न्यू जर्सी बट ही इज़ वर्किंग इन न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। अब आपने ये बताया कि स्केड्यूल ए के अंदर ये सारा वो आइटमाइज करके राइट ऑफ ले सकता है, गाड़ी की इंश्योरेंस सर्टेन पार्ट क्योंकि वो उसकी कम्यूट की गाड़ी है। अच्छा, इवन वो गैस जो उसके लिए इस्तेमाल कर रहा है वो भी ले सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, और वो फेयर जो वो इस्तेमाल कर रहा है कम्यूट फेयर वो भी इस्तेमाल कर सकता है। अब लेट्स से मान लिया जाए कि इसके साल की एक्सपेंस $6,200 है, जबकि इसको जो डिडक्शन अलाउड है वो 11,200 है, तो 11,200 तो ज़्यादा बड़ी रकम है और 6,200 कम रकम है, तो उसको तो फायदा नहीं इसका। बिल्कुल, यही एनालिसिस होता है एट द एंड ऑफ द ईयर। जब हम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं और जो है वो मैक्सिमम रिफंड पे। तो फिर इसका मकसद ये है कि विद दिस एंड 50 cents आई कैन बाय माई सेल्फ अ कॉफी। यस, सही है ना? एग्जैक्टली, यस जी। सो उस सिचुएशन में ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। आप वो 12,400 स्टैंडर्ड डिडक्शन ले रहे हैं या अपनी आइटमाइज्ड डिडक्शन, वो 12,400 है अगर मैरिड फाइलिंग ज्वाइंट। अच्छा, ये जरा हमारे नाज़रीन को प्लीज़ जरा कैलकुलेट करके बता दीजिए कि अगर 1% है तो 1% का कितना है, मैरिड फाइलिंग टुगेदर कितना है, मैरिड फाइलिंग विद चिल्ड्रन और अप टू 3 चिल्ड्रन मुझे बता दें ताकि हम हमारे नाज़रीन स्टैंडर्ड डिडक्शन हाँ स्टैंडर्ड इन टर्म्स जिसको पॉवर्टी लाइन बोलते हैं कि इससे अब जो है बेसिकली आपके टैक्स कॉन्सिक्वेंस है। स्टैंडर्ड डिडक्शन इज बेसिकली 6,200 एक आदमी का है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो ये अब वो इतने ही आप और ऐड करें तो ये 14,400 हो जाएगा, 12,400 हो जाएगा। नहीं इसमें ये दो अगर हो गए ना 12,400। अच्छा, ठीक है हो गया। अब इसके बाद आपको पर्सनल एग्जेम्पशन मिलती है जैसे एडेड बेनिफिट, ठीक है, वो तकरीबन 3,900। दो बच्चे हैं किसी के, ठीक है, तो किस तरीके से अब उसमें क्या होगा कि ये पर्सनल एग्जेम्पशन अपनी लेंगे। अच्छा। 3,950 जो भी है एवरी ईयर इट चेंजेस। लेट्स से 4,000 लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो अपनी उन्होंने पर्सनल एग्जेम्पशन ली, अपने स्पाउस की ली, अब अपने बच्चों की पर्सनल एग्जेम्पशन ले रहे हैं, ठीक है। तो 4,000 अगर उनके 2 बच्चे हैं तो ये टोटल आपकी 16,000 इनकी पर्सनल एग्जेम्पशन हो गई, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन इनकी हो गई 12,400, तो आप 16,000 और 12,000 उसको ऐड करें तो 28,400 बन जाती है। 28,400 इनकी बन गई। 28,400 अब जो भी आपकी इनकम है उसमें से आप ये माइनस करेंगे तो वो आपकी टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। और अर्नड इनकम किसे कहते हैं? अर्नड इनकम वही इनकम अर्नड, हाँ, मतलब जिसको बेनिफिट मिलता है अगर लेट्स से कि ही इज मेकिंग लेस देन दैट। अच्छा, वो आप अर्नड इनकम क्रेडिट की बात कर रहे हैं? जी, इसकी बात कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट का एक प्लान है कि अगर आप
एक सर्टन इनकम थ्रेशोल्ड में हैं जी तो वहाँ पर आपको अर्नड इनकम क्रेडिट मिलेगा। इसकी मैक्सिमम अमाउंट आई बिलीव 6,000 है जी फॉर 3 चिल्ड्रंस, अच्छा और ये कम होता जाता है 44,000 आई बिलीव 44,000 अगर आपकी वो है, उससे कम अगर आप हो रहे हैं मैरिड फाइलिंग जॉइंट, अगेन इसकी लिमिटेशंस अप्लाई होती हैं, तो वो आपको एक एडेड बेनिफिट, आपका एक रिफंडेबल क्रेडिट होता है जो आपको मिलता है। ठीक ठीक। तो ये तो आपने फेडरल के टैक्सेस बताए ना। यस। अब एक कॉल ले लें, इसके बाद मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम, ऑनलाइन है करंट अफेयर्स विद राशिद ज़ैदी, कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, मेरा ख्याल लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, आप दोबारा हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 71869। जी जी जी, आप ऑनलाइन है सर, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं चौधरी बोल रहा हूँ, इधर ईस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी से। जी चौधरी साहब, कैसे मिजाज हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रहे हैं, तबस्सुम साहब? हाँ जी जी तबस्सुम बोल रहे हैं। जी जी जी, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट तबस्सुम आपके साथ ऑनलाइन है। मैं आपका कोई सवाल है हमारे लिए? ये भैया अपना मौलाना साहब का बड़ा पुराना दोस्त हूँ, तो बचपन से हम एक दूसरे को जानते हैं, उसी इलाके में मैं भी रहने वाला हूँ, ये भी रहने वाले हैं। जी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कम्युनिटी की काफी खिदमत कर रहे हैं, जो मेरे लायक खिदमत हो तो आप बेशक मुझे बता रहे हैं। आपका कोई सवाल है हमारे लिए? आपका कोई सवाल है? कोई खास मेरा सवाल नहीं है भाई, मैं तो इसलिए कॉल किया कि वहाँ सबको बड़ा समझे कि उनका कहाँ दोस्त चौधरी जो है। जी बहुत शुक्रिया, मैं मौलाना साहब को आपका मैसेज दे दूंगा। मैं दूसरी कॉल लेता हूँ। थैंक यू फॉर कॉलिंग अलमेदी टेलीविजन। जी अस्सलाम वालेकुम, आप ऑनलाइन हैं करंट अफेयर्स विद राशिद ज़ैदी, कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? जी नारिम जी, मैं तबस्सुम साहब से सवाल करना था सर। सर आप कौन, पहले मुझे इधर बताइए, आप कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? पहले टेक्सास से तारिक बात कर रहा था। जी तारिक साहब प्लीज गो अहेड। आप कौन, तबस्सुम बात कर रहे हैं सर? नहीं, मैं राशिद ज़ैदी बोल रहा हूँ। आप वॉच कर रहे हैं सर करंट अफेयर्स विद राशिद ज़ैदी और तबस्सुम आपको सुन रहे हैं, पूछिए। तबस्सुम साहब, वालेकुम। आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि ये जो हमारे यूटिलिटी बिल्स हम पे करते हैं, कि इससे हमें कोई सेक्शन पड़ जाए टैक्सेस के ऊपर? यूटिलिटी बिल्स जो पे करते हैं उसको राइट ऑफ है। आप अपना सिंगल अपना कैसे टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं आप? I'm sorry sir, व्हाट काइंड ऑफ अ टैक्स रिटर्न यू फाइलेंगे? I guess I was subject to sir. W2 जी, बट बेसिकली जो आपके पर्सनल लिविंग एक्सपेंसेस हैं, यू कैंट क्लेम देम, आप उनको क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सर्टेन सिचुएशंस में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब आपको ये एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं जो आपसे जॉब रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ योर जॉब ड्यूटीज अगर ये इनकर करते हैं, अगेन उसके लिए जो टेस्ट अप्लाई होता है, तो उसमें उस सूरत हाल में आप इसको आइटमाइज करके स्केड्यूल ए में उसको आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसकी लिमिटेशंस हैं। यूजुअली आप इस चीज़ को अप्लाई नहीं करते क्योंकि अगर आपके यही एक्सपेंसेस हैं, आपको उधर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है, तो वेदर यू आपको ज़्यादा मिल रही है, उसका ज़्यादा बेनिफिट है आपको। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। Keep watching Almedi TV. Gee, let me come back to the point. The standard numbers which you talk me out of is basically for federal government. स्टेट का क्या सिलसिला है? जो अभी आपने बताया कि आइटमाइज्ड डिडक्शन इतनी है, तो स्टेट भी अपना चार्ज करेगी। सो टेक्निकली यू पेइंग अ फेडरल टैक्स एंड अ स्टेट टैक्स। और यूजुअली एम्प्लॉयर आपके जो इफ यू आर ऑन W2 वो विदहेल्ड करते हैं आपके स्टेट टैक्सेस। बल्कि न्यूयॉर्क में तो न्यूयॉर्क सिटी टैक्सेस भी है इफ यू लिविंग इन अच्छा, एक ईमेल ले लेते हैं। मेरे पास एक ईमेल भी आई है कि ये पूछ रहे हैं कि जी इनकी फैमिली ऑफ 5 है, इनकी स्पाउस भी काम करते हैं एंड ही इज़ ऑल्सो वर्किंग, और जब ये टुगेदर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इनको चाइल्ड क्रेडिट नहीं मिलता और पूरे बेनिफिट्स नहीं मिलते क्योंकि जो इनकी इनकम है वो सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये पूछ रहे हैं इनके लिए बेहतर होगा कि क्या ये मैरिड फाइलिंग सिंगल फाइल करें वो ज़्यादा बेहतर होगा या मैरिड फाइलिंग टुगेदर विद चिल्ड्रन फाइल करें? इसमें लिमिटेशंस अप्लाई होती हैं, इनकी सिचुएशन देखनी पड़ेगी। इफ़ दे आर कंसिडर्ड मैरिड एट द एंड ऑफ the year which is December 31st by IRS, तब इनके पास 2 ऑप्शन है। क्या? Either they file married filing separate या फिर married filing joint।
अच्छा, सेपरेट की कोई बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे कि लेट्स से अगेन डिपेंड करता है कि उन्होंने कोई सिचुएशन क्या है, amount अमाउंट नहीं है इनकी तो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कभी- बेसिकली इनका जो टैक्स ब्रैकेट ये बता रहे हैं वो अबव ही लगता है मुझे. आई मीन दे मेकिंग प्रॉब्ली $200,000 a year. उसमें यह है कि जो इनको चाइल्ड का जो बेनिफिट मिलता है यूजुअली जो हम डिस्कस कर रहे थे EIC अर्न्ड इनकम क्रेडिट, जी. वो तो इनको नहीं मिलेगा, उसकी लिमिटेशन है, राइट अवे वो आपका जो है वो इरेज हो जाएगा. लेकिन इनको चाइल्ड क्रेडिट तो मिलेगा, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट की पॉसिबिलिटी है. उसमें भी ये होता है कि अगर आप सिंगल हैं या मैरिड फाइलिंग सेपरेट है तो आपके पास वही अप्लाई होता है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका डिफरेंट होता है. सो उसमें वी हैव टू सी कि एग्जैक्टली इनकी सिचुएशन क्या है. ठीक है. कब कुछ सवाल ज़रा 1099 पे भी ले लेते हैं कि 1099 हमारी अक्सरियत जो है वो लिमोजीन ड्राइवर्स की, और आप वो प्रोग्राम्स भी देख रहे होंगे, और टैक्सी ड्राइवर्स भी हैं बेसिकली जो काम कर रहे हैं हमारे यहाँ. तो एक कॉल लेंगे, उसके बाद फिर मैं अपने सवाल पे दोबारा आता हूँ. जी, अस्सलाम वालेकुम. आप ऑनलाइन हैं करंट अफेयर्स विद राशिद ज़ैदी. आज का हमारा टॉपिक है 2014 के टैक्सेस. कोई आपका सवाल है हमारे लिए? वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी जी, आप ऑनलाइन हैं, प्लीज गो अहेड. हेलो. लगता है मेरा ख्याल है कबला सखावत हुसैन साहब की कॉल थी है, जिस तरीके से उन्होंने बात की. दोबारा रखते हैं फ़ोन, शायद फिर वो दोबारा कॉल करें. अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो हमारी अक्सरियत है वो लिमोजीन ड्राइवर्स की है और वो 1099 पे काम करते हैं, तो उनके जो राइट ऑफ्स हैं बेसिकली वो बुकिंग तो करते हैं मोर देन $100,000 की. उनको कौन से ऐसे बेनिफिट्स आप समझते हैं जो वो ले सकते हैं जिससे उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिले? ठीक है, वो रिपेयर्स ले सकते हैं, टोल्स ले सकते हैं, कार वॉश, यूनिफॉर्म्स वगैरह. कोई एक ऐसी चीज़ जो मिसिंग कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा आप अक्सर डील करते हैं उन लोगों से, तो आप हमारे नाज़रीन सामीन को बताएं कि वो कर सकते हैं जिससे उनको ज़्यादा बेनिफिट मिले. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उनकी रैकेट कीपिंग है. अक्सर न्यूयॉर्क स्टेट जो है आजकल काफ़ी इसको इन्फोर्स कर रही है. रैकेट कीपिंग इज़ द की. आपके जो भी एक्सपेंसेस आप क्लेम कर रहे हैं, मेक श्योर आपकी प्रॉपर रैकेट कीपिंग हो. ये आप स्केड्यूल C में ज़्यादातर ये 1099 जाता है आपका. इट्स कंसिडर्ड एज अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस. इट्स स्टिल अ बिजनेस बट इट्स अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस. पर्सन इंडिविजुअल पे काम कर रहे हैं. इंडिविजुअल, हाँ, इस आपने इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करवाया, लेकिन इट्स स्टिल बाय डेफिनेशन कंसिडर्ड एज अ बिजनेस. जब आपका बिजनेस है तब आपको जितनी भी रैकेट कीपिंग है वो आपको मेंटेन करनी है. फॉर एग्जांपल आप जो गैस उस पे वो कर रहे हैं, आप जो टोल्स दे रहे हैं, ज़्यादातर लोग मैंने ये देखे हैं कि उनको जस्ट एस्टिमेट उनको पता होता है कि मैंने 8,000 की गैस दी है या 7,000 लगाए. लेकिन जब वो न्यूयॉर्क स्टेट या फेडरल गवर्नमेंट ऑडिट करती है, वो सेंड्स यू सम इंफॉर्मेशन कि आप हमें ये डॉक्यूमेंटेशन दें, तो आप वो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे यू फेल योर ऑडिट राइट देयर. तो पेनल्टी मिल सकती तो है. उसमें फिर ये होता है कि वो जो आपको रिफंड आना था वो नहीं आता, बल्कि आप एक्चुअली ओ करते हैं, एंड देन फिर वो सिचुएशन हो जाती है. तो रैकेट कीपिंग जो है वो बहुत, जो भी आप लिखें आपके पास उसके मतलब रैकेट कीपिंग में देखें, एक तो टोल्स है, वो तो टोल्स इजी पास में वो सारा आपकी स्टेटमेंट आ गई. गैस जो है, अब उसमें ज़रा एक दफ़ा रुक जाइए, क्योंकि अगर आप कभी वरेजानो लेते हैं तो उस पर आप $16 लिखते हैं वाउचर के ऊपर, लेकिन एक्चुअली वो कॉस्ट आपको पड़ रहा था $10.53. आप वो कस्टमर से लेते हैं $16 पे करते हैं $16. व्हाट इज दैट $5 and that becomes your income. अच्छा, बट इट्स नॉट अ टोल्स. It's not, it's yes. आपकी जो इजी पास स्टेटमेंट होती है, अगर आपका इजी पास है या जो भी आपका वो, तो उसमें आपके टोटल टोल्स लिखे होते हैं. कभी आपकी जो कंपनी जिस कंपनी के साथ डील कर रहे हैं वो आपको स्टेटमेंट भेजती है, तो उसमें भी टोल्स होते हैं. तो बेसिकली वो उसकी रैकेट कीपिंग जो है वो ज़रूरी है. ये सेल फोन है, देखा है कि बहुत ज़रूरी होता है लोगों के लिए. ऊबर में तो खैर आईफोन वो खुद प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मोस्टली लोगों के पास जॉब्स आती हैं टेलीफोन्स के ऊपर, तो उन्होंने वो उसी प्लान के अंदर अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ऐड कराया होता है. तो ये जो $200-300 का उनका बिल आता है, इसमें ये पूरा पोर्शन टैक्स राइट ऑफ है या सिर्फ यू कैन जस्ट डू अ सर्टेन अमाउंट? नहीं, जो फ़ोन जो चार्जेस अप्लाई आपके होते हैं फ़ोन बिल में, जो नेसेसरी हैं बिजनेस के लिए, नेसेसरी बिजनेस एक्सपेंस, वो आप राइट ऑफ कर सकते हैं. तो ये जो 5 फैमिली के लिए आपने दिलाया वो राइट ऑफ नहीं है? वो नहीं, वो आप अगेन वो आपका पर्सनल वो, और अगर आप ले रहे हैं उस पर तो वो गलत कर रहे हैं. वो गलत कर रहे हैं. वो फिर ये है कि इन केस ऑफ एन ऑडिट आप
प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो फिर ये ट्रक एंड ऑटो एक्सपेंस क्या होता है? बेसिकली जो व्हीकल आप यूज करते हैं बिजनेस के लिए, हाँ, उसके एक्सपेंसेस होते हैं. क्या होते हैं वो? एनी एक्सपेंस जो उससे लेट्स से आप Tolls? बोलते हैं, हाँ टोल्स हो गए, Repairs? ये एक्चुअल एक्सपेंसेस में आता है. बिल्कुल. रिपेयर्स आ गया, और उसके बाद गैस आ गई, गैस आ गई, बिल्कुल. पार्किंग आ गई, पार्किंग होगी, रिपेयर्स आ गए, मतलब रिपेयर्स आ चुके हैं. ये डिप्रिसिएशन इसमें आता है? डिप्रिसिएशन भी इसमें आता है. यस, Depreciation आता है इसमें? डिप्रिसिएशन इसमें आ सकता है, बिल्कुल. इसमें आता है. तो नॉर्मली जो इनकी गाड़ी जिसको बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा देखा गया है कि जैसे येलो ड्राइवर्स हैं, ये एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाके अपनी जो व्हीकल है वो करते हैं, जिस कैब जिसे कहते हैं, जिससे वो पैसे अर्न करते हैं. और पॉइंट ए टू पॉइंट बी जा करके जब वो दूसरी को करते हैं तो ज़ाहिर है पॉइंट ए में वो टोल्स भी पे करते हैं, सब चीज़ें पे करते हैं. तो क्या इज दिस कंसिडर्ड एज अ टैक्स राइट ऑफ आल्सो? यस. And the vehicle they're using also, as well as the vehicle they're driving. For instance, this vehicle is a lease vehicle, और जो पार्ट ए व्हीकल है इज नॉट अ लीज व्हीकल, उसमें उस पे भी वो डिप्रिसिएशन कलेक्ट कर सकते हैं, इवन दो जो भी व्हीकल आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं. बट हाउ डू यू प्रूव इट इज अ बिजनेस? क्योंकि आम जिंदगी में तो आप अपने दूसरे काम के लिए भी इस व्हीकल को ले, हाँ, उसके लिए फिर परसेंटेजेस होती हैं. आप करते हैं कि वेदर इट्स 50% यूज फॉर बिजनेस और 25% आपको एलोकेट करना होता है. तो फॉर एग्जांपल उसकी डिप्रिसिएशन $6,000 बनती है. व्हीकल इज यूज 50% फॉर द बिजनेस एंड 50% पर्सनल. तो वो आपकी जो डिडक्शन होगी वो 50% ऑफ 6,000. इसको असूल कौन करता है? इसको आईआरएस आप करेंगे, सीपीए, या आईआरएस आपको एक सर्टेन विंडो देती है कि नहीं, वो जब हमें जब आते हैं टैक्स के लिए तो उस टाइम पे वी आस्क देम सम क्वेश्चंस, तो उसके बाद फिर हम डिटरमाइन करते हैं. क्या ये होम का सर्टेन पोर्शन, जैसे एक कमरा है, एक मकान है, उसमें 4 बेडरूम हैं, और ज़ाहिर एक पोर्शन ऐसा है कि वहाँ से वो कॉल्स भी लेते हैं अपने डिस्पैचर से या अपने कस्टमर से भी, तो उसमें जैसे वो एक सवाल आ जाएगा यूटिलिटी का भी. ज़ाहिर है उस पोर्शन में उन्होंने कंप्यूटर भी लगाया है, सेल फोन भी लगा हुआ है, तो उसका कितना पोर्शन वो राइट ऑफ ले सकते हैं अपने उसके ऊपर? जितना पोर्शन. इसके लिए दो हैं. एक तो नया भी मेथड आया, सिंप्लीफाइड मेथड. एक पुराना मेथड है, रेगुलर मेथड. जी. इट्स कॉल्ड होम ऑफिस डिडक्शन. जी जी. सिंप्लीफाइड मेथड में जितना आप एरिया यूज कर रहे हैं स्क्वायर फुटेज के हिसाब से, मैक्सिमम स्क्वायर फुटेज इसमें अलाउ है आपको 300 स्क्वायर फीट, और आपको आईआरएस अलाउ करती है कि आप $5 पर स्क्वायर फीट डिडक्शन ले सकते हैं. तो कितना बना? $1,500. तो बहुत है ये तो. $1,500 आपकी होम महीने ऑफिस का? नहीं, टोटल फॉर द साल का? साल का आपको $1,500. ये अच्छा, सिंप्लीफाइड मेथड ये तो आ गया सिर्फ उसका सिंप्लीफाइड मेथड अच्छा. में. एक है एक्चुअल रेगुलर मेथड है. अच्छा. उसमें आप ये डिटरमिन करते हैं कि आपके इसके एक्सपेंसेस, इट्स फॉर एग्जांपल आपने कहा 4 कमरे हैं, एक कमरा यूज हो रहा है, सो बेसिकली 25% आपके जो घर के हाउस एक्सपेंसेस हैं, $1,500 का किराया है, तो हाँ, तो उसका जो 25% है, हाँ, वो आपको वो ले सकते हैं. बिल्कुल. अच्छा, वो टेलीफोन और यूटिलिटी भी उसमें टेलीफोन का जो है वो अगर वो उसमें फिर डिटर्मिनेशन होती है कि कौन से डायरेक्टली एक्सपेंसेस हैं और कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. अच्छा, लेट्स से कि कोई ये नहीं करता, मतलब कितने लोग अपने होम से करते होंगे, तो लेकिन ये लीगल है एक्सपेंस. यस, इट इज. अगर आप इसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं, लेट्स से इफ यू नॉट डूइंग इट एंड यू गेटिंग अ बेनिफिट आउट ऑफ दिस, नहीं, फिर वो आप नहीं कर सकते. अच्छा, अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं तब आप नहीं कर सकते हैं. अगर बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तब कर सकते हैं. अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और सवाल है. वो सवाल ये कि ये जो गैस की आप चीज़ें करते हैं, बिजनेस के लिए गैस इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या कंप्यूट करते हैं बाय माइलेज के? लेट्स से कि पूरे साल के अंदर आपने 40,000 माइल गाड़ी चलाई है, और उस 40,000 माइलेज में आपने इसमें 3,000 या 5,000 अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए भी की है गाड़ी इस्तेमाल. तो हाउ डू यू जस्ट ये जो आपने क्वेश्चन किया कार और वो जो व्हीकल एक्सपेंसेस होते हैं, जी. एक तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एक्चुअल एक्सपेंसेस लें, जी. जिसमें आपकी गैस हो गई, टोल्स हो गई, रिपेयर्स, ये वो सारा जो भी. या तो आप ये करें, जी, या फिर आप माइलेज ले लें. क्या बेनिफिट करता है लोगों को? डिपेंडिंग सिचुएशन. आप तो माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं और 7 साल से ही कर रहे हैं. कभी आपके पास कस्टमर्स आते हैं तो आप तो कोशिश करते होंगे ना कि कम से कम आपके कस्टमर्स टैक्स पे करें. इसमें 2 इश्यूज हैं. एक तो ये है कि क्लाइंट को एक लॉग रखनी पड़ती है
माइलेज लॉग कि उसको बाकायदा इन केस ऑफ एन ऑडिट तो उसको वो प्रोवाइड वो करनी तो पड़ती टैक्सी है। ड्राइवर करते होंगे, जो लिमोजिन ड्राइवर उनके पास तो कोई लॉग नहीं है। बिल्कुल, तो वहाँ पे ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, फिर आप प्रूफ नहीं कर पाते हैं, फिर वो आपका एक्सपेंस जो है वो डिसअलाउ हो जाता है। उसमें क्या होता है कि आपकी टैक्सेबल इनकम बढ़ जाती है, यू हैव टू पे टैक्स ऑन इट। तो इसकी ये एक इम्प्लीकेशन है। कितने केसेस आपके पास आते हैं इससे जो ऑडिट होते हैं इस सिलसिले में? ऑडिट होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, अच्छा, और ऑडिट पास या फेल करना ये बड़ी बात नहीं, हाउ डू यू, ऑडिट तो वो उनका एक सिस्टम है। वो कैसे करते हैं ऑडिट, मतलब हाउ डू दे पिक ऑडिट बाय पहले तो ये होता है इट आउट ऑफ द हैट और उनका वो सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग कर लेते हैं, कोई वो थ्रेशोल्ड होते हैं उनके, कोई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स होते हैं, कभी किसी रिटर्न में कोई वैसे ही रिव्यू में आ जाती है, कोई रेड फ्लैग होता है, दे हैव वेरियस मेथड्स, वो कभी किसी को भी पिक कर सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट के शटडाउन होने से आपको पता है कि वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ एक्सटेंशन ली थी, जब फेडरल गवर्नमेंट शटडाउन हो जाती है तो सारे ऑफिस शटडाउन हो जाते हैं। बिल्कुल, तो ये तो इस वक्त शॉर्ट हैंडेड है आईआरएस से, क्या ऐसा नहीं है? ये कस्टमर सर्विस और इस तरह की जो सिचुएशंस हैं उसमें शॉर्ट हैंडेड है, बाकी जो टैक्स कलेक्शन है उसमें ये शॉर्ट हैंडेड नहीं है, क्योंकि इट्स देयर ब्रेड एंड बटर। ये इन्होंने करना है, ये करेंगे, इसी से ये सिस्टम चला रहे हैं गवर्नमेंट का, तो इनको बल्कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं, इनका फोकस यही होता है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, दे हैव टू कलेक्ट मनी। सो जहाँ पे भी इनको फ़ायदा होगा दे विल डू, और वहाँ पे अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करेंगे। बाकी जो बैकलॉग ऑफिस वर्क है उसमें शॉर्ट हैंडेड हो सकते हैं, किसी को एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो डिले हो सकता है, तो वो अलग सिचुएशन है। जी नाज़रीन, इस वक्त आप ये इन्फॉर्मेशन सुन रहे हैं सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट तबस्सुम अली साहब से। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें 7186756987 पर कर सकते हैं। इसी से लेकर एक और रिलेटेड सवाल कर लेते हैं, फिर इसके बाद दूसरे चैप्टर्स की तरफ जाते हैं। रीज़न है इसको मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि अक्सरियत जो है हमारी कम्युनिटी में लिमोजिन ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स की है। आप ये रिकमेंड नहीं करेंगे उनको कि सेक्शन 179 के तहत वो कोई ऐसी व्हीकल ले लें जिससे उनको मैक्सिमम टैक्स ब्रैकेट मिल सके? और थोड़ा सा सेक्शन 179 पे भी हाईलाइट कर दें हमें कि व्हाट इज सेक्शन 179। सेक्शन 179 इंट्रोड्यूस हुआ था बिजनेस इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए। आपको पता है जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में बिजनेस इन्वेस्टमेंट, कंज्यूमर स्पेंडिंग का मेजर रोल होता है। सो चूँकि पहले रिसेशन में थी इकोनॉमी और काफ़ी सिलसिले चल रहे थे, तो कांग्रेस ने ये इनैक्ट किया था। अब सॉरी कर आप एक कॉल ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम, आप ऑनलाइन हैं करंट अफेयर्स विद राशिद ज़ैदी। कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो, आप ऑनलाइन हैं करंट अफेयर्स विद राशिद ज़ैदी। कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं मेरे भाई? मेरा ख्याल है कि लाइन कीप प्लीज कैरी ऑन। तो बहरहाल सेक्शन 179 ऑफ आईआरएस कोड, उसमें यह था कि बिजनेस इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए बिजनेसेस को ये कहा कि भाई आप जो भी इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रॉपर्टी इफ यू प्लेस इन बिजनेस, नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपने एक बिजनेस प्रॉपर्टी दैट कॉस्ट $50,000 आपने बिजनेस में वो किया, नॉर्मली ये होता है कि आप उसकी कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे 5 साल के लिए। लेट्स से अगर 5 साल उसकी वैल्यू उसकी लाइफ टाइम है, तो आप एंड लेट्स से इफ यू यूजिंग योर स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन, तो वो आप $10,000 एवरी ईयर ले सकते हैं एज एन एक्सपेंस वो ले सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 179 में ये है कि आप ऑप्शन है कि आप वो $50,000 जो है वो पहले साल ही जिस साल आपने प्रॉपर्टी बिजनेस में ली है वो पूरी आप ले सकते हैं। एक साल में $50,000 ले सकते हैं। ये लिमिट्स चेंज हो रही हैं अगले साल। अच्छा, अभी जो है 2 लाख तक जो है आपका वो है कि अगर $2,00,000 जो है आप उसको। अच्छा, ये इसलिए नहीं कि ये प्रमोट करे अपनी ऑटो इंडस्ट्री को विच इज़ लैगिंग बिहाइंड, क्योंकि आपको पता है कि ये जो गाड़ियों के जो नंबर्स होते हैं एवरी मंथ्स आते हैं, वो बताते हैं, शेयर करते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन कि जी हमने इतनी व्हीकल्स बेची। तो क्या ये लैगिंग बिहाइंड इंडस्ट्री, जनरल मोटर्स, क्राइसलर या अपना फोर्ड को रिवाइव करने के लिए? क्योंकि जहाँ तक मैंने सर्च किया था उसमें मेरे लास्ट प्रोग्राम में यहाँ नदीम बाबू साहब आए थे, तो उन्होंने भी ये कहा था कि जी इस सवाल का आप किसी CPA से लें जवाब।
वो 8500 पाउंड्स की अप टू सर्टन व्हीकल, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं कि वो गाड़ियां भी हो, इसमें कोई और चीज टूल या मशीनरीज भी हो सकती Machine asset भी, हाँ। है। लेकिन लेट्स से फॉर इंस्टेंस अगर हम इस बिजनेस को रिलेट करते हैं लिमोजिन बिजनेस को, तो इसमें बहुत सारे आजकल लोग देखते हैं एसयूवीज चला रहे हैं, सुपरबन चला रहे हैं, लेकिन वो सेक्शन 179 को नहीं जानते। वो चले जाते हैं ऐसे अकाउंटेंट के पास। आपको पता है आजकल सीजन चल रहा है, तो जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान के अंदर बकरीद के ज़माने में लोग छुरी चाकू लेके आ जाते हैं, तो कहने का मकसद ये कि यहाँ भी ऐसी सिलसिला होता है, तो लोगों का अवेयरनेस नहीं है। तो अब ये ज़ाहिर है हमारा प्रोग्राम करने का मकसद उन दोस्तों को ये अवेयरनेस भी दिलानी है कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट कर ली है, सो गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दिस, यू नो। यही चीज़ होती है एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल में, और एक वो जिसने कहीं पर 4 महीने कोर्स किया या कहीं पर माशाल्लाह आपने तो इस पे 7 साल लगाए हैं, लेकिन आप ये देखिए कि मैं भी, मेरी भी थोड़ी सी ड्यू डिलिजेंस है। बिल्कुल बिल्कुल, यू हैव मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये बस खाकसार कोशिश करता है किसी तरीके से अपने सामने को कि इन्फॉर्मेशन डाल सके। तो आप सेक्शन 179 में ले सकते हैं, लेकिन अगेन इसकी भी लिमिटेशंस हैं जी, और ये आपको डिसाइड करना होता है कि इस साल तो चले आपने सारा का सारा एक्सपेंस राइट ऑफ करके आपने ले लिया, अब अगले साल आप दूसरी गाड़ी ले लेते हैं, लेकिन आपकी गाड़ी की जो आपने ले लिया डिप्रिसिएशन उसका 50,000, ठीक है, लेकिन गाड़ी की आपकी वैल्यू $30,000। अब ट्रेडिंग करने जाते हैं तो वो 30,000 की लाती है, तो यू गेटिंग $30,000 नहीं गेन इसमें, दैट इज टैक्सेबल। सो अब आपको टैक्सेबल, यस। उसके बाद फिर यह है कि आपने डिप्रिसिएशन लेके गाड़ी, उस आपकी बेसिस एडजस्टेड बेसिस कम हो गई, अपनी गाड़ी जो है वो उस पे महंगी बेचती है, तो अब जैसे ही आपको वो गेन होगा वो दैट्स टैक्सेबल। सो इस साल अगर आपने सारी ले ली, अगले साल आप क्या करेंगे? ये थोड़े से तो इसीलिए बेसिकली आप वहीं तो आके मतलब सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की जरूरत आपको इसी सूरत में तो होती है कि आप प्लान करें हर चीज को। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका बिजनेस जो है वो ज्यादा होगा अगले साल, और उसके लिए आपको ज्यादा एक्सपेंसेस चाहिए होंगे, तो फिर वही से कि तो आपके जो अकाउंट्स हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, वो आके आपसे डिस्कस करते होंगे अपने बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, फिर आप उनको बताते होंगे कि जी सर्टेन टूल आप लें इस तरीके से, सो यू कैन गो टू द मिनिमम टैक्स इंस्टेड ऑफ मैक्सिमम टैक्स ब्रैकेट। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही। वो बल्कि शुरू में साल के शुरू में इनकी प्लानिंग शुरू हो जाती है, आप उसके बाद फिर जो है जब टैक्स फाइलिंग सीजन ख़त्म होता है उसके बाद फिर इनकी नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग शुरू होती है। तो डाउन द रोड इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस दे कॉल और दे कम इन एंड देन। अच्छा, ये जो टर्बो टैक्स बेसिकली मिलता है बाजार के अंदर, आप यू कैन बाय इट फ्रॉम स्टेपल्स और एनी अदर प्लेस, उस पे आप फाइल कर सकते हैं टैक्सेस? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मैं एक इंडिविजुअल को जानता हूँ, उन्होंने टर्बो टैक्स से किया फाइल एंड ही हैज टू पे $15,000 इन पेनल्टी। तो नहीं, उसमें ये होता है कि सिचुएशन, अगर तो आपकी सिंपल सिचुएशन है, यू बेटर ऑफ फाइलिंग थ्रू टर्बो टैक्स। अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, फॉर्म है उसमें, सिर्फ अगर आपके पास 15,000 का W2 फॉर्म है, सब पैसा आपके खाते में है, बिल्कुल, तो वो $125 आप बचा सकते हैं जो आप सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट को देते हैं। डिपेंड करता है कि वो कितना चार्ज करता है। लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है या आपको पता नहीं है कैसे करना है, समटाइम्स पीपल थिंक इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और हमारे लिए वो चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, तो वी कैन टेक केयर ऑफ इट बेटर देन यू, एंड देन आपको सेविंग्स हो सकती हैं इसमें। कभी इफ यू हैड टू पे 15,000, हाउ मच 15,000 penalty, he could have gotten $15,000 refund if limitations apply. मतलब कहने का मकसद ये कि जी जिसका काम उसी को साझे। बिल्कुल, मतलब you cannot be check of all cons, you know. बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम के आखिरी फेज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आपकी लाइव कॉल्स ले रहे हैं 718-675-6987 पे। ये हमने जो अभी तक डिस्कस किया, इंडिविजुअल को कर लिया हमने, 1099 को कर लिया, अब कुछ तरह कॉर्पोरेट टैक्सेस को भी ले लें, और कॉर्पोरेट के अंदर ये भी बताइए कि क्या क्या बेनिफिट्स आप ले सकते हैं एज ए स्मॉल बिजनेस, इंडिविजुअल बिजनेस में। कुछ ऐसा डिस्कस कर लेते हैं कि आप एक ओनर उस बिजनेस में हो और उसमें मल्टीपल ओनर्स हैं, उसमें भी ये बता दीजिए कि हर डायरेक्टर अपने नाम पे गाड़ी रख सकता है और उसको राइट ऑफ कर सकता है बिग कॉर्पोरेट्स के अंदर, चाहे वो CO या S हो। इस पर भी थोड़ी सी बहस डाल दें। C और S यूजुअली फंक्शन सिमिलर वे, लेकिन इनकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। S कॉर्प के अंदर कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं जो C कॉर्प के अंदर नहीं कर सकते, C कॉर्प के अंदर कुछ कर सकते हैं जो, तो अगेन वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। मोस्ट बेनिफिट क्या है बिजनेस में? यू स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस,
अगर हमारा कोई नाज़रीन सोचे जी लिसन आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, सो व्हाट विल बेनिफिट मी द मोस्ट? जो पहली चीज़ होती है जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें आपकी जो स्टार्टअप कॉस्ट्स होते हैं, ज़्यादातर जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, न्यू बिजनेस, दे डोंट टेक दैट इनटू अकाउंट. फॉर एग्जांपल आपका कोई रिटेल स्टोर है या कोई आपका हेल्थ क्लिनिक है या कोई आपने सेटअप किया, तो आपने उसको स्टार्ट करने के लिए जो आपके एक्सपेंसेस थे आपने वो इनकर किए, whether you borrowed money or whether you took a loan और जो भी सिचुएशन थी, तो वो उसकी जो अकाउंटिंग है वो करनी ज़रूरी होती है. sometimes that's a major, मतलब वो एक हेड है कि आपको क्वार्टरली टैक्सेस पे करने हैं, बुक कीपिंग करनी है, और फिर तो सबसे बड़ी बात है कि आपके एम्प्लॉयज़ को उनका सोशल सिक्योरिटी भी मैच करना है. इज दैट सो राइट? कि अगर आपके लेट्स से 5 या 6 एम्प्लॉयज़ हैं तो आप वर्कर काम भी उनका पे करेंगे, तो instead of getting a benefit you're getting into a more headache. Isn't that true or no? that is right. लेकिन इसकी लीगल implications भी हैं, वहाँ पे आपको फायदा हो रहा है. अगर आपने अपने सब कुछ पर्सनल नाम पे करना है, तो उसमें फिर यह है कि if you get sued or any situation your सिर्फ personal, अपने आप को सू से बचाने के लिए काम कर रहे हैं आप? ये इसकी लीगल implication है. इसमें यह है कि सिर्फ suing नहीं, बाकी और भी चीजें हैं. लेकिन कॉर्पोरेशन रहने पे बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप इंडिविजुअल पे नहीं राइट अप कर सकते, वो कॉर्पोरेशन पे तो कर सकते हैं ना सारी चीजें. That's right. तो that's why people make corporation. ये भी मेजर जो लीगल इश्यूज होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए, कभी किसी ने आपकी जजमेंट हो गई एंड देन आपके नाम पे है, देन यू आर प्रीटी मच डन. आई नो समवन ही ओज $120,000. अगर उन्होंने वो कॉर्पोरेशन उसको रजिस्टर किया होता और प्रॉपर्ली, आज वो ही शुड हैव बीन फाइन. लेकिन अच्छा, मैं अक्सर ये देखता हूँ कि लोग सर्टेन स्टेट को प्रेफर करते हैं. व्हाई डेलावेयर? व्हाट्स यूनिक इन डेलावेयर? अगेन इट्स आपकी जो कॉस्ट है एसोसिएटेड विद इट. नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी देख लें, उसमें अक्सर जो अपने आप को इनकॉर्पोरेट करते हैं, हालांकि कैलिफोर्निया की कंपनीज हैं, न्यूयॉर्क की कंपनीज हैं, डैलस की, अपने टेक्सास की कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं, वो अपने आप को इनकॉर्पोरेट करते हैं डेलावेयर में. क्या वहाँ बैंक्रप्सी लॉस डिफरेंट है? इससे वहाँ आप आसानी से फरार इख्तियार कर सकते हैं? एक कॉल ले लेता हूँ, फिर मैं इसका जवाब से लेता हूँ. जी, अस्सलाम वालेकुम. आप ऑनलाइन है करंट अफेयर्स विद राशिद ज़ैदी. आज का हमारा टॉपिक है 2014 के टैक्सेस. कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं डॉक्टर साजिद बात कर रहा हूँ मिसिसिपी से. जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाइए, कोई सवाल है आपका हमारे लिए? अल्हम्दुलिल्लाह. ये हाँ, मेरी वाइफ जो है ना कोई बिजनेस करना चाह रही है, तो वो कौन सा बिजनेस करना चाह रही है, उसमें ये पूछना चाह रही है कि हम लोग कंपनी कैसी बनाएं, एलएलसी बनाएं या क्या करना चाहिए. और आप प्रोफेशनल डॉक्टर हैं? हमारे बाय प्रोफेशनल. और आप एज इंडिविजुअल काम कर रहे हैं या आपने भी कोई कॉर्पोरेशन बनाई हुई है? मैं तो एम्प्लॉयड हूँ. ठीक है, ठीक है. अच्छा, आप अपना एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिएगा इफ यू डोंट माइंड. बाबर भाई, मेरी वाइफ है कोई कपड़ों का बिजनेस करने वाली है, तो वो बाहर से कपड़े मंगा के ना इंडियन क्लोथ यहाँ पे बेचने का ठीक है, एक बुटीक सेटअप कर रहे हैं. तो इसलिए एलएलसी बनाए या कोई दूसरी कंपनी रजिस्टर कैसा करें, उस बारे में बताएं. ठीक है. ये आप कहाँ पर हैं? मिसिसिपी में. तो जो आपका क्वेश्चन ये है कि आप एलएलसी करें, सी कॉर्प करें या एस कॉर्प, क्या बेनिफिट रहेगा उनकी वाइफ को? अच्छा, ठीक है. आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं डॉक्टर साहब? जी देख रहा हूँ. ठीक है, मैं आपको आपका प्रोग्राम. जी, बहुत शुक्रिया. मैं आपको ऑफलाइन करता हूँ और तबस्सुम साहब आपके सवाल का जवाब देते हैं. थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड कीप वाचिंग अलमहदी टीवी. जी, इनके सवाल का जवाब दीजिए. अगेन इनकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि इनके डॉक्टर हैं, so you must be making, you know. यस उसमें यह होगा कि अगर ये लेट्स से इफ इट्स अ वन मेंबर एलएलसी, अगर इनकी इनकम इट्स $250,000 $300,000 है और एट द एंड ऑफ द ईयर इनको प्रॉफिट होता है, दैट एड्स टू योर पर्सन. 49% से ज्यादा तो टैक्स नहीं जा उस पे फिर जो है उनका 39.5 है. उस पे फिर इनकी टैक्स ब्रैकेट जो है ऊपर चले जाएगी. 39.5 से भी जा सकती है ऊपर? नहीं, वो आपकी मैक्सिमम. एक कॉल और ले लेते हैं, इसके सवाल का बाद में जब से जवाब लेते हैं. जी, आप ऑनलाइन है अलमहदी टेलीविजन पे करंट अफेयर्स. राशिद ज़ैदी, कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मेरा कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं अभी बात कर
जी डॉक्टर साहब मैंने आपको जी आप सुन लें अपना ये बताते हैं तब जी डिपेंड करता है कि आपकी जो इनकम है आप आपकी प्रेफरेंस क्या है, आप क्या करना चाहते हैं इसमें। अगर तो एलएलसी जो है इट्स अ पास थ्रू एंटिटी, जो भी एलएलसी के प्रॉफिट्स होते हैं दैट बिकम्स योर पर्सनल। एलएलसी जो है वो जो फॉर्म जनरेट करती है दैट बिकम्स यू डोंट पे एनी टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेट लेवल, ठीक है। सो अगेन इट डिपेंड्स कि आपकी सिचुएशन क्या है। अगर तो एलएलसी के यूज करते हैं एज अ पास थ्रू एंटिटी तो फिर आपकी पर्सनल इनकम और एलएलसी की इनकम बढ़ जाएगी, सही तो आपकी टैक्स ब्रैकेट ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर आप एलएलसी नहीं करते, रेगुलर कॉर्प लेते हैं, तो उसमें फिर आपकी टैक्स आपके पर्सनल उस पर इफेक्ट नहीं होगा। तो बेसिकली वहाँ पे नुकसान ये होगा कि अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट टैक्स। So again, we have to run down and we have to sit together and then do an analysis which is आप अपना प्लीज जरा अपना टेलीफोन नंबर भी बता दें कि किस तरीके से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कहाँ, आपकी जो प्रैक्टिस है वो किधर है। जी मैं I'm located at 10170 Lefferts Boulevard, South Richmond Hill, Suite 2E and 11419. I take appointments. I take clients by appointments only. तो आप मुझे फ़ोन नंबर, मेरा जो डायरेक्ट लाइन है वो 9177743436 और मेरा ऑफिस नंबर है 7184874448। तो इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड देन वी कैन डिस्कस। मेरा ख्याल है ये इतना बड़ा टॉपिक है, इसके लिए एक प्रोग्राम में तो ये सारी चीज़ें नहीं आ सकती। अब मेरे पास तकरीबन आधी ज़्यादा ईमेल पड़ी हुई हैं और इतने सारे सवाल मेरे पास ऑन पेपर हैं, तो क्या ख्याल करें कि इसके लिए एक और प्रोग्राम रखें? और बिल्कुल रख सकते हैं, अभी थोड़ा 2 वीक मुझे जी। अच्छा, 3 वीक। लेट्स कम टू द पॉइंट। कुछ चीज़ें ऐसे कर लेते हैं। ये बता दीजिए कि जो बहुत सारे, मेरे पास एक ईमेल थी, मैंने लास्ट प्रोग्राम में अपना उससे अपने गेस्ट से पूछा था उसके बारे में, तो उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि यू हैव टू कंसल्ट अ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। is an email from my friend Muin Chima. He have moved to Pakistan in 2007 where he put a CNG gas station. 8 साल से उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए। वो ये फरमा रहे हैं कि कैसे टैक्स फाइल करेंगे 8 साल के पाकिस्तान में रह के, उनका भी इन फ्यूचर अमेरिका आने का कोई इरादा नहीं है। और दूसरी बात ये, वो पूछ रहे हैं कि is he bound to pay taxes on his income what he is earning in Pakistan? जो टैक्स कोड है उसमें यह है कि इनकम अर्नड यू हैव टू पे टैक्सेस। नहीं, इसका मतलब नहीं है कि कहाँ पे अर्न किया आपने। यूएस में भी है, आउट ऑफ बॉर्डर्स। अगर आपकी ओवरसीज फ्रॉम पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान में जो भी इनकी जो इनकम है एज ए यूएस सिटीजन और रेजिडेंट, ही is obligated to file taxes. But he has a dual nationality. He has also got a Pakistani passport and he's paying his taxes in Pakistan as well. Still he has to file a tax return in US. नहीं, लेकिन उसमें कोई limitation है कि how much money he has to make by laws to, I mean. हाँ, उसमें यह है कि इनका तो भी business है यहाँ पर, ठीक है, तो इससे business income. Let's say if he is employed by somebody. क्या उसकी क्या है? उसकी foreign earned income exclusion है 99,800 I believe. अगले साल ये बढ़ जाएगी 1 लाख। तकरीबन पाकिस्तान में 1 करोड़ रुपए होती है ये। बिल्कुल। तो वो अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड हैं और आपकी इनकम है तो आप अप टिल दैट अमाउंट आपको जो है वो टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते, बट यू स्टिल हैव टू फाइल टैक्सेस, यू नो। अच्छा, ये टैक्सेस तो वो फाइल करेगा ना जो अर्न कर रहा है। बिल्कुल। For instance, there is a case, there are so many people who are living in Pakistan. Like I got just an email right there. I've been living in Pakistan for the last 5 years. I'm a single. I'm not working. Am I allowed to? Am I supposed to file my taxes? नहीं, if he is not working, then he doesn't have to file. He does not have to file taxes. So, बल्कि जो हमने डिस्कस की है स्टैंडर्ड डिडक्शन 6,200 और पर्सनल एग्जाम्पशन 3,900 जो भी है, फॉर एग्जांपल $10,000 तक you don't, if you earn, you technically you don't have to file taxes. ये 10,000 से कम, तो वो स्टूडेंट्स जो फैसफा की 8 भी ले रहे हैं और पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो उनकी क्या लिमिटेशन है? वो $10,000 है। $10,000 तक आपको टैक्सेस, आपकी जो
टैक्स लाइबिलिटी है वो जीरो होती है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि अगर वो स्टूडेंट है, उसकी पार्ट टाइम जॉब है, उसने $6,000-7,000 कमाए, अब उसके टैक्सेस भी कटे होंगे, ठीक है। हाँ, तो उसको मिलेंगे तो उसको फिर वो उसको फाइल करना पड़ेगा और वो फिर वो अपने टैक्सेस क्लेम करेगा। अगर वो पार्ट फैसफा और पार्ट लोन ले रहा है तो उसको फिर वो ट्यूशन क्रेडिट है वो भी मिलेगा। ये जो स्टूडेंट लोन है ये टैक्स राइट ऑफ है या नहीं है? स्टूडेंट लोन में फिर वही हम डिस्कस कर रहे थे, वो 3 तरह की वो क्रेडिट्स होते हैं। एक वो तो खैर वो नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अब ये लोग आई थिंक सैली में है या फ्रेडी में, ना सैली में है। अच्छा, स्टूडेंट लोन इटसेल्फ टैक्स डिडक्टेबल नहीं है, उसके ऊपर आप जो इंटरेस्ट पे करते हैं दैट इज टैक्स डिडक्टेबल। अच्छा, वो जो लेट्स से कि अगर आदमी कोई मेडिसिन पढ़ने जाता है, बच्चा ये कोई हायर स्टडीज़ के लिए जाता है, तो नॉर्मली $200,000 का उसमें खर्चा आता है और स्टूडेंट की तकरीबन 5-10 साल लग जाते हैं इस लोन को पे ऑफ करने के लिए, तो उसमें सिर्फ वो इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट डिडक्टेबल है। और उसके बाद ड्यूरिंग हिज कोर्स ऑफ स्टडी जो ट्यूशन वो पे कर रहा है उसकी इधर ट्यूशन डिडक्शन ले सकता है या फिर नॉट ऑल ऑफ इट, इट्स लिमिटेशंस अप्लाई थोड़ी सी उसमें होती है, या फिर वो अपने एजुकेशनल क्रेडिट्स जो हैं अमेरिकन अपॉर्चुनिटी क्रेडिट, और आई मीन फॉर दैट केस अगर वो मेडिकल कॉलेज में है तो ही ऑलरेडी पास्ट 4 years, तो उसमें अमेरिकन अपॉर्चुनिटी क्रेडिट अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए लाइफ टाइम लर्निंग क्रेडिट होगा, सो ही कैन टेक दैट, यू नो। क्रेडिट मैं ऐसा कर रहा हूँ कि अपना बहुत सारे क्वेश्चन जो है स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो लिस्ट है और मैं समझता हूँ हमारा प्रोग्राम कंट्रोल हम एक घंटे से जा चुके हैं ना दादा। मुझे तो लग रहा है अभी शुरू वो मैंने बताया कि वो टॉपिक इतना इंटरेस्टेड हो जाता है ना कि मतलब आपका अब मेरा सवाल करने को दिल चाहता है, आपको जवाब देने को दिल चाहता है, इस दौरान एक कॉल आ जाती है। So I think we should take the most important question, which is necessary, and the rest of the question I'm going to keep it on the next program. Sure. ये बताइए कि ये जो सोशल सिक्योरिटी है ये भी टैक्सेबल है, जो मतलब जो 65 साल के या 64 साल के लोग हो जाते हैं और वो सोशल सिक्योरिटी टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो उनकी सोशल सिक्योरिटी की इनकम तो 10,000 नहीं होती पूरे साल की फॉर इंस्टेंस, तो इज स्टिल अलाउड टू पे अ टैक्स? इसमें भी डिपेंड करता है कि अगर उनकी कोई पर्सनल इनकम है, कुछ और उनकी इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं, लेट्स से नहीं कर रहा है वो, नहीं, फिर मोस्ट केसेस में वो टैक्सेबल नहीं होती। लेट्स से अगर कर भी रहे हैं, अगर उनकी इनकम 10-12 हज़ार, डिपेंड करता है कि उनकी सिचुएशन क्या है, तो एक फार्मूला है उसके तहत जो है वो कैलकुलेट करते हैं, उसमें देखते हैं कि ये 12,000 है तो ये सारी की सारी टैक्स एग्जेम्प्ट है, या इसमें से 2,000 जो है वो टैक्सेबल है, 10,000 जो है वो नॉन टैक्सेबल है। सो वो एक उनका एक सेटअप है। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको ले लेता हूँ मैं। ये हमारी जो जैसे आप अभी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आए हैं, मेरा ख्याल है 5 साल हुए, 6 साल, अब 7 साल। अच्छा, तो अब एक फ्रेशमैन स्टडी कंप्लीट करके प्रोफेशनल लाइफ में आता है, सिंगल है, शादी भी नहीं की है उसने, बच्चे भी नहीं है उसके, रेंटल मकान में भी रहता है, तो उसकी तो डिडक्शन कुछ भी नहीं है, उसको तो मोर टैक्स ब्रैकेट देना पड़ेगा। तो आप क्या हमारे नाज़रीन को रिकमेंड करते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स को, कि वो मकान ख़रीदें, क्योंकि मकान बेसिकली उसका जो इंटरेस्ट है वो सारा टोटल राइट ऑफ है, और बेसिकली अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी करें। फ्यूचर प्लानिंग के लिए जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में IRA का जिक्र किया था कि $5,500 जो तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, क्योंकि अब जो सोशल सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो आपको पता है कि वो एवरी डॉलर यू नो दे पेइंग 78 cents to the people and they only having a 22 cents left। तो क्या आप हमारे यंगस्टर्स को, क्योंकि बेसिकली आप भी अभी रिसेंटली इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, तो आप क्योंकि हमारी अक्सरियत बेसिकली यंगस्टर्स की है जो पढ़ के अभी प्रोफेशनल लाइफ में दाखिल हो रही है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि ये इस वक्त इज द राइट टाइम टू डू ऑल दोस काइंड ऑफ स्टेप्स आल्सो? यंगस्टर्स को मैं ये एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए आप क्वालिफाइड प्रोफेशनल चूज़ करें। ज़रूरी नहीं है अकाउंटिंग, टैक्स, और ज़रूरी नहीं है आप मेरे पास आएँ, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। जैसे नदीम वामिक साहब का प्रोग्राम था, उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई। इन्वेस्टमेंट्स करें आप, अभी चूँकि ऑब्लिगेशंस नहीं हैं, जब आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे तो आपकी ऑब्लिगेशंस बढ़ेंगे और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, अगर घर नहीं ले सकते, लुक फॉर कंडोमिनियम, ठीक है, कांडो ले लें या कोई अपार्टमेंट ले लें। अच्छा, ये कंडोमिनियम, सॉरी टू कट यू ऑफ, ये कंडोमिनियम हो गया, ये कोऑप हो गया, इसकी एक मेंटेनेंस फीस भी होती है, तो वो टैक्स राइट ऑफ है?
डिपेंड करता है कि वो आप उसको किस पर्पस के लिए आप रह रहे हैं ना उसमें, इट्स प्राइमरी रेसिडेंस। इन सर्टेन सिचुएशंस यस, सर्टेन सिचुएशंस नाउ। हाँ, तो बेसिकली इसमें भी आप एज द टाइम गोज बाय you will get a capital appreciation on that one. यस, उसमें वो आपकी जो है वो अप्रिसिएशन होती है। आज आपने अगर समटाइम्स इट्स वर्थ इट कि आप वही जो रेंट पे कर रहे हैं वही आपकी कोऑप या जो मॉर्गेज है उसका वो होगा, और 15-20 साल में आपने पे ऑफ कर दिया। नाउ यू हैव एन इन्वेस्टमेंट दैट वर्थ $400,000, $500,000 could be more depending where you get it. Then you have more cushion to play with other things. So ये है कि इन्वेस्टमेंट्स करें अपनी इस टाइम पे। इट्स रियल एस्टेट अच्छी रिटायरमेंट प्लान भी इसमें एक बहुत अच्छा IRAs का बिल्कुल है रिटायरमेंट क्योंकि sooner you started and sooner you will reap it out, you know, कि अगर आप 27 साल की उम्र या 28 साल की साल से शुरू करते हैं, फिर at the time you get to your 50s you will have a decent portfolio built up for your retirement. That's right. तो बेसिकली ये सजेशन है हमारा। अब सवाल तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पिक एंड चूज़ करूँ। तो लेट्स make it two more question and then we leave it on the next program because I have a whole list out there and I'm next program ये है कि अभी filing deadlines हैं। That's fine. I mean, April 15th. We not in rush. I mean, the point is to get our Nazreen educated, you know, audience. उसके लिए I am available. Our viewers basically educated, you know, कि क्या चीज़ क्या सही है क्या नहीं है। आप ज़ाहिर है कि certain tools जिस तरीके से एक अच्छा accountant आपको टैक्स बचाने में मदद करता है, इसी तरीके से सर्टन अटर्नी आपको बचाने की कोशिश करता है क्राइसिस से, इसी तरीके से सर्टन फाइनेंशियल प्लानर आपकी हेल्प करता है। और हमारा मकसद सिर्फ ये कि हम इंफॉर्मेशन शेयर करें। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने नहीं क्रिएट की है, एक सर्टन कोर्स है इसके लिए। तबस्सुम साहब ने एक टाइम गुजारा है, मतलब इन्वेस्ट किया इसमें अपना सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट बनने के लिए। तो ज़ाहिर हमारा सिर्फ काम ये कि हम आपको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और अब आखिर एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू मेक अ डिसीजन ऑन योरसेल्फ। फॉरेन आपके पास अगर कोई आप इस सिलसिले में मैंने एक नई चीज़ पढ़ी थी कि अभी एक नई सिलसिला है कि आपके पास जो फॉरेन पैसे पड़े हैं उसको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट? हाँ, इसमें लॉ तो काफ़ी अरसे से है ये, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कुछ अरसे पहले शुरू हुई। ये स्विस बैंक्स में US टैक्स पेयर्स के पैसे पड़े हुए थे, तो मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए प्लस अदर मेजर्स वो करने के लिए ये चीज़ इंट्रोड्यूस की। उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया, अब इसकी इन्फोर्समेंट हो रही है। तो उसके लिए चूँकि हमारे जो लोग हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया से या दूसरी कंट्री से है, उसमें यह है कि अगर आपके अकाउंट में किसी भी टाइम पर $10,000 से ज़्यादा पैसे हैं तो आपको वो रिपोर्ट करने हैं। इसके लिए एक फॉर्म होता है, इसको FBAR कहते हैं, FBAR डिस्क्लोजर फॉरेन बैंक अकाउंट रिकंसिलिएशन। वो टैक्स रिटर्न की किसी फॉर्म में मैंने नहीं देखा। अगर आप उसमें आप जो Schedule B आप प्रिपेयर करते हैं जिसमें इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स होते हैं, उसमें नीचे एक वो डिस्क्लोजर फॉर्म होता है, उस पर आपको चेक मार्क करना पड़ता है, लेकिन वो सेपरेट उसकी फाइलिंग होती है, आपको वो मिल सकता है। उसकी सिचुएशन ये है कि अगर आप रिपोर्ट करना है आपने कि इतने पैसे वो जो भी फॉर्म में है, अगर आप नहीं करेंगे तो उसकी फिर स्टिफ पेनल्टीज हैं। दैट कुड बी 50% ऑफ योर बैलेंस। तो आप that's what you stand for, that's what you go and fight for the client and make it down, I mean give them a benefit. हाँ, नहीं, उसमें फिर वो सिचुएशंस डेवलप हो जाती हैं कभी-कभी के बाय मिस्टेक या इस किस्म की कोई। अच्छा, ये जो आप डोनेशन देते हैं, ये खुम्स देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने 2 सवाल स्किप किए इसके लिए, 2 सवालों की कुर्बानी दी है जो मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में करूँगा। बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम सारे एसोसिएट हैं इस्लामिक सेंटर्स के साथ, हम वीकली ड्यूज़ भी देते हैं और साल के आखिर के अंदर खुम्स भी देते हैं। तो खुम्स को हम एज डोनेशन करके टैक्स में राइट ऑफ ले सकते हैं। अगर तो आप डोनेशन किसी टैक्स एग्जेम्प्ट नॉन फॉर प्रॉफिट को दे रहे हैं तो तब तो आप उसको अपने फॉर टैक्स पर्पसेस आप उसको क्लेम कर सकते हैं। मतलब वो शरई तौर पे भी जायज़ है क्योंकि आप तो सहमे इमाम दे रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक। तो उसमें वो ले सकते हैं, उसमें आपको वही Schedule A जो है। अच्छा, इसमें कोई लिमिटेशन है आपकी कि कितने अमाउंट एट सर्टेन टाइम, आई मीन 1 फिस्कल ईयर
which ends at like December 31st, how much money you can give as a donation or as a khums? उसकी कोई लिमिट नहीं है. Unlimited Unlimited नहीं, लेकिन अगर आप कमा रहे हैं 30,000 और 50,000 रुपए दे रहे हैं तो वो फिर कैसे जस्टिफाई होगा? अब वो तो उसको इसकी जस्टिफिकेशन जो है वो देना मुश्किल हो जाएगी जी. लेकिन यह है कि ये आपके ऊपर है कि आपके पास आप कमा 30,000 रहे हैं, आप 50,000 वो कैसे दे रहे हैं? थ्रेशोल्ड का आपने जिक्र किया था प्रोग्राम के अंदर कि एक थ्रेशोल्ड बनाया हुआ है कि जी इतना उसमें होना है, ऐसे ज़्यादा नहीं होना. तो हाउ डू दे डिटरमिन थ्रेशोल्ड की? क्योंकि बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती हैं. आई मीन इन अमेरिका में एग्जिस्ट नहीं करती हैं. बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ओवरसीज़ काम करा रहे हैं. ओवरसीज़ लोग में उन्होंने लोगों को हायर किया हुआ है. मेरे बहुत सारी दोस्तों को मैं जानता हूँ जो ट्रैवल एजेंसीज पहले मैनहट्टन में रन करते थे और दे वर पेइंग एक्सक्लूसिव अमाउंट ऑफ मनी यू नो इन रेंट बेसिकली. तो वहाँ से उन्होंने बंद करके टोल फ्री नंबर ले लिए. पाकिस्तान में लाहौर में कराची में उन्होंने बिठा दिया है. या ये जैसे अपना कॉलिंग सेंटर्स वगैरह हैं. तो अब हाउ डू दे डिटरमिन क्या वो सब टैक्स राइट ऑफ ले सकते हैं? ओवरसीज जो उन्होंने एम्प्लॉयज़ बिठाए हुए उनको पे वो पाकिस्तान रुपीस में कर रहे हैं वो. हाँ, जो भी उनके नेसेसरी बिजनेस एक्सपेंसेस हैं हाँ वो तो जाहिर सी बात है वो उसको ले सकते हैं. बिल्कुल. अच्छा, फिर तो अब आई मीन इस तरीके से यहाँ वो फ़र्क नहीं पड़ता इस सोसाइटी के ऊपर कि आप बिजनेस रहे अमेरिका में रहे, बिजनेस पाकिस्तान में कर रहे हैं. यहाँ से जैसे आप ये ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस है तो ट्रैवल एजेंसी के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि आप मैनहट्टन में बैठे हों या आप पाकिस्तान से बैठ के भी. आजकल तो बहुत सिलसिला 1-800 नंबर कॉल किया कोई भी नंबर कॉल किया तो पाकिस्तान में आपको फोन उठा के दे सकते हैं. तो ये सब लीगल राइट होता है. हाँ, लीगल बिल्कुल वो कर सकते हैं आप. बल्कि काफ़ी कंपनीज़ हैं उनके बैक ऑफिसेज जो हैं वो या तो पाकिस्तान, इंडिया या चाइना में हैं. डेल की कस्टमर सर्विस है या इवन हमारे अकाउंटिंग प्रोग्राम्स हैं उनकी जो कस्टमर सर्विस है वो वहाँ पर बैठे हुए हैं फिलीपींस में. तो अच्छा, ये बेटर ऑफ नहीं क्योंकि इसमें आप वर्कर काम नहीं दे रहे हैं, एम्प्लॉयर की इंश्योरेंस मैच नहीं कर रहे हैं. तो बिजनेस कॉस्ट इज अ मेजर फैक्टर. अब वो आप जाहिर सी बात है प्रॉफिटेबल है. हाँ, तो दैट्स व्हाई ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन इज सो हार्ड ऑन दीज कंपनीज टू गेट दिस जॉब बैक टू यूनाइटेड स्टेट्स. नहीं, उसमें दे आर नॉट हार्ड. वो जो यहाँ की कंपनीज है उनको इंसेंटिव दे देते हैं. देयर इज सम बिजनेस क्रेडिट्स आपको दे देते हैं कि भाई आप अगर यहाँ के लोकल्स को आप वो करेंगे और लोकल्स में भी कुछ उनकी कि अब वेटरन्स को हायर करेंगे तो आपको सर्टन क्रेडिट मिलेगा. इस तरह प्रिजनर्स हैं वो उन्होंने अभी जेल काटी वो बाहर रहे हैं, अगर आप उनको हायर करेंगे तो आपको और थोड़ा क्रेडिट. इस तरह की कुछ चीज़ें ऐसे प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे वो लोकल बिजनेसेस को इनकरेज करते हैं कि आप जो है लोकल्स हायर करें ना कि ये बाहर. मैं 2 सवाल और ले लेता हूँ. एक सवाल तो ये कि ऐसे आदमी का मतलब पर्सन का जो H वीज़ा लेकर के अमेरिका में आया और उसके सोशल सिक्योरिटी टैक्स कटते हैं और जब उसका H वीज़ा चला जाता है तो वो उसका बेनिफिट उसको नहीं मिलता. क्या वो शख्स भी जो पाकिस्तान से H वीज़ा लेके यहाँ आया है या इंडिया से कहीं से भी तो इज ही आल्सो बाउंड टू पे टैक्सेस हियर? आई मीन एंड ही इज नॉट सोशल सिक्योरिटी टैक्सेस यू मीन? वो डिपेंड करता है. उसमें कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें उनके सिर्फ सोशल सिक्योरिटी टैक्सेस नहीं कटते, उनके सिर्फ इनकम टैक्सेस कटते हैं जो चूँकि गवर्नमेंट. मेरा ख्याल कॉल ले लेते हैं हमको. जी अस्सलाम वालेकुम, आप ऑनलाइन हैं करंट अफेयर्स में राशिद सैदी. कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? तो क्या नाम है आपका सर? जी दाऊद, पूछिए. हाँ जी, वो पूछना था कि ये जो रेंट हम लोग लीज करते हैं अपार्टमेंट्स वगैरह, सुना है इस साल से कुछ वो आ रहा है कुछ 500 या समथिंग कुछ क्रेडिट मिलेगा एंड ऑफ द ईयर आपको. उसके बारे में सवाल था कि क्या मतलब वो सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट कुछ इशू कर रही है, बना रही है लेजिस्लेशन. दाऊद साहब, बिलीव इट और नॉट, ये मेरे एजेंडे में था ये सवाल जो आपने भी किया है क्योंकि मैं रेंटल इनकम के बारे में उनसे पूछ रहा था कि रेंटल इनकम का क्या कॉन्सिक्वेंस है. आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं टीवी पे इस वक्त लाइव? हाँ जी, मैं देख रहा हूँ. आपके सवाल का जवाब देते हैं. आप कीप वाचिंग टीवी, अलमदी टीवी, और वी गिव यू द आंसर. थैंक यू. थैंक यू. जी सर, ये कोई बता रहे हैं कि जो रेंटल इनकम ये कलेक्ट कर रहे हैं इसमें कोई लॉ नया आया है, कोई शक नहीं है ये जिस पे वो उनको कोई क्रेडिट देंगे इस सिलसिले में या नहीं? रेंटल इनकम कलेक्ट कर रहे हैं. देखिए उनके पास अपार्टमेंट बिल्डिंग है, ठीक है, मतलब मल्टीपल बहुत सारे हमारे दोस्त यार ऐसे हैं क्योंकि जो इकोनॉमी की सूरत हाल रही है उसमें हर बंदे ने रिटेल में चोट खाई है.
صرف ایک ایسی چیز ہے رینٹل. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکان کی پرائسز نیچے گئی, رینٹل انکم اوپر گئی, کیونکہ وہ ظاہر ہے جن کے فور کلوزر ہو رہے تھے ساری چیزیں, یا وہ اپنا شارٹ سیل میں گئے, تو وہ بیسیکلی جا کر کے انہوں نے رینٹل انکم لے لی, مطلب اپارٹمنٹ لے لیا ہے, تو وہ رینٹل انکم شوٹ کر گئی ساری. اب یہ ملٹیپل رینٹل انکم کے پاس ہیں, بلڈنگز ہیں ان کے پاس. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا اس میں کوئی نیکسٹ ایئر سے یا اس سال سے کوئی نئی چیز آئی ہے جس میں ان کو ٹیکس بریکٹ ملے گا, کیونکہ رینٹل انکم پہ ظاہر ہے وہ اتنا ٹیکس تو نہیں ہے نا. رینٹل انکم میں کتنا پرسنٹ ٹیکس ہے؟ اگر فرض کیجئے کہ ایک آدمی کی رینٹل انکم سب کچھ نکال کے ایکسپنس لگا کے $100,000 بنتی ہے, تو کیا اس کا کانسیکوینس ہے, یہ بتا دیجیے ذرا. بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی رینٹل انکم ہوتی ہے, جب اپنا 1040 فارم یوز کرتے ہیں اپنی ٹیکس فائلنگ کے لیے, 1040 میں ایک سیپریٹ اسکیجول کریٹ ہوتا ہے. جیسے ہمارے لیموزین اور ٹیکسی کے جو ڈرائیورز ہیں وہ اسکیجول جو وہ یوز کرتے ہیں وہ اسکیجول سی ہوتا ہے. یہ رینٹل انکم کے لیے اسکیجول ہوتا ہے اسکیجول ای. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ وہی جیسے بزنس, آپ کا یہ بزنس ہے, آپ رینٹل انکم, آپ کی رینٹل انکم ہے, اس کے اگینسٹ آپ کے رینٹل ایکسپینسز ہیں, آپ اس میں پھر آپ کی ڈپریسیشن بھی آ جاتی ہے, جو آپ کی پراپرٹی کی ڈپریسیشن ہے, ٹھیک ہے, اور باقی جو یوٹیلیٹیز ہیں. پراپرٹی تو اپریشیٹ کرتی ہے, ڈپریشیٹ کہاں کرتی ہے؟ نہیں, پراپرٹی کی ڈپریسیشن ہوتی ہے. نہیں, لیکن آپ ایک ٹیکنیکلی یس یو رائٹ. اسی وجہ سے ایکچوئل ہوتا کیا ہے, بعض سچویشنز میں آپ کی اگر آپ ڈپریسیشن کا ایسپیکٹ نکال دیں تو اس میں آپ کی رینٹل انکم رہتی ہے, رینٹل پروفٹ ہوتا ہے آپ کو. ان ادر ورڈس فار ایگزامپل اگر 12,000 آپ نے رینٹ کلیکٹ کیا ہے, آپ کے جو ایکسپینسز ہوں گے وہ تقریباً 6,000 8,000 جو بھی ہیں, تو آپ کا یہ ایک رینٹل انکم ہوگی, رینٹل پروفٹ ہو گیا 4,000. اب یہاں پہ ڈپریسیشن فیکٹر انیکٹ ہوتا ہے. یہاں پہ آپ پراپرٹی آپ کی 25 ایئرس اس کی ویلیو ہے. لیٹس سے اگر آپ نے اس میں کوئی امپروومنٹس نہیں کرتے ہیں, 25 سال 30 سال کے بعد وہ پراپرٹی گئی, ٹھیک ہے, آپ مینٹین نہیں کر رہے ہیں اس کو, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جس طرح گاڑی کی ڈپریسیشن ہوتی ہے اسی طرح پراپرٹی کی ڈپریسیشن. اچھا, لینڈ اپریشیٹ ہوتا ہے, پراپرٹی ڈپریشیٹ ہوتی ہے. دیٹس واٹ یو ٹرائنگ ٹو ٹیل می. نہیں, جو آپ کی جو پراپرٹی کی بیسز ہیں, آپ نے اس کو آپ ڈپریسیشن لیا. بیسکلی یہ میں ایک سوال سمجھنے سے قاصر ہوں. ایک آدمی نے 5 سال پہلے مکان لیا $3,00,000 کا, آج وہ $6,00,000 کا, ڈپریسیشن کہاں ہوئی؟ نہیں, وہ اس کی سیل پرائس ہے. اچھا, ٹھیک ہے, وہ دیٹس ڈفرینٹ. اچھا, اور یہی کانسیپٹ تھا کہ یہی انڈرسٹینڈنگ تھی لوگوں کی کہ پراپرٹی جو ہے وہ ڈپریشیٹ نہیں ہوتی, پراپرٹی کی ویلیو اوپر جاتی ہے. اسی نے ہمیں اتنے بڑے ریسیشن میں, لیکن وہ تو اس کا تو ایک مطلب سب پرائم تھا نا, اس کے پیچھے کانسیپٹ یہی تھا کہ بھائی پراپرٹی میں انویسٹ کرتے جاؤ, اس کی ویلیو بڑھے گی. آج آپ دیکھیں کہ ایک پراپرٹی ہے, وہ اگر اس ٹائم پہ اس نے مارگیج لیا تھا اس کا, یا وہ 5 لاکھ کا, تو اس کی جو ویلیو ہے وہ 4 لاکھ ہے. اور وہ اس نے کیا کیا کہ بینک کو جا کے واپس دے دیا کہ بھائی یہ لو, میں اس کی تو میں ورتھ ہی نہیں کرتا, تو وہ ویلیو تو اس کی کم ہو گئی. سو بیسیکلی ویلیو بھی کم ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ جو ہے وہ رینٹل ایکسپینس کے طور پہ آپ جو رینٹل پراپرٹی کی ڈپریسیشن ہے وہ آپ کو الاؤ ہوتی ہے. اگر 1 لاکھ ہے, 10 سال اس کی اگر لائف ہے, $10,000 نہیں, اس سال تو آئی. اچھا, نیکسٹ ایئر کے بارے میں کچھ پتا ہے آپ کو؟ نہیں آئی. جی, السلام علیکم. آپ آن لائن کرنٹ افیئرس میں راشد زیدی. کون ہے, کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہیلو, میرا خیال ہے لائن کٹ گئی ان کی. جیسے ابھی اپنا داؤد صاحب نے کال کی, لیٹس سے کہ ان کی یہی بریڈ اینڈ بٹر ہے, اٹ ڈز ناٹ ہیو اینی بزنس. تو اب ان کی جو رینٹل انکم آئی, فار انسٹنس اس کا جو کیومولیٹو آیا, نیٹ جو آیا, سب کچھ ملا ریپیئرس کرانے کے بعد 20-30,000 آیا, اور وہ کام ہی نہیں کوئی کر رہا ہے, تو یہ ان کی رینٹل انکم ہے. تو وی ول گیٹ اے سیم ٹیکس بینیفٹ ایز این آرڈنری انکم آن دس ون. When you say tax benefit, that means it could be a credit, it could be. ایک کال ہے جی. السلام علیکم. آپ آن لائن ہے کرنٹ افیئرس میں راشد زیدی. کون ہے, کہاں سے بول رہے ہیں؟ السلام علیکم جناب. جی, وعلیکم السلام. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بڑا زبردست جا رہا ہے جی, بڑی خوشی ہو رہی ہے. آپ کی دعائیں شاہ صاحب. کوئی سوال آپ کا ہمارے لیے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری تقریباً پورا عمر 60 سال ہے, تو میں نے ٹیکس پے کبھی نہیں کیے. ایسا کوئی سلسلہ مجھے بتائیں کہ کوئی طریقہ کار نکل ہے اس میں. آپ کب سے ہیں اس ملک کے اندر؟ جی, کب سے ہیں یہاں امریکہ میں؟ تقریباً 5 سال ہو گئے. اچھا, آپ کے پاس آپ لیگل ریزیڈنس ایلین ہیں یہاں کے؟ نہیں جی, لیگل ہو گئے, گرین کارڈ
अच्छा, आपके पास सोशल सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ बना हुआ है? इनकी इनकम थी। इनकम इनकी जीरो है, इन्होंने 5 साल से कोई टैक्स फाइल नहीं किया। हाँ, तो इनको टैक्स फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई ज़रूरत नहीं है शाह साहब, आपको टैक्स फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या करेंगे जी? क्या ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे इनको 4 साल बाद? नहीं, उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो जरूरी तो नहीं, आपको बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो है उससे वो आप अच्छा ठीक है, आप ऐसा कीजिएगा, मैं इनका नंबर आपको दे देता हूँ तबस्सुम साहब का, तो आप इनको कॉल कर लीजिएगा, ये आपको बता देंगे, क्योंकि ज़रा एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है और ऑन एयर इसको डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अब कॉम्प्लिकेटेड, हाँ, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। मैं वो सवाल ये था कि ज़ाहिर है कि उसकी एक आदमी है, जिस तरीके से एक आदमी की इनकम एज ए ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर है या स्टॉक ट्रेडर है, वो उसकी जैसे हम लोग दूसरे जॉब्स करते हैं, लोग पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं, फुल टाइम जॉब्स भी करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं एज अ टूल, जिसको स्केड्यूल डी बोलते हैं गेस। अच्छा, स्केड्यूल जैसे इनकी ई है, अब उसमें सवाल ये है कि उसमें आप सिर्फ $3,000 ही लॉस ले सकते हैं, रिगार्डलेस कि आप $1,00,000 का लॉस लें, लेकिन आप प्रॉफिट तो आप क्लेम करेंगे $1,00,000 का, और सिर्फ टैक्स जो लॉस करेंगे वो $3,000 का लेंगे। ये ऐसा क्यों है? ये बस ये सिस्टम दे हैव टू फिक्स इट। क्या ये बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव इंडस्ट्री इस वजह से, और एट द सेम टोकन अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में जाते हैं और 1031 एक्सचेंज करके उसको री इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको टैक्स नहीं पे करते? हाँ, उसमें फिर भी करते हैं, लेकिन वो ये होता है कि टैक्स डिफर हो जाता तो है। ये क्या गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट या जो स्टेट है आपको ये इंकरेज करती है कि ट्राई टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट रादर देन इन स्टॉक मार्केट? इट कुड बी, इट कुड बी। आई थिंक मैं अपने प्रोग्राम को इस नोशन पे सम अप करता हूँ, क्योंकि सवाल तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है और मैं यकीन कीजिए कि अगर 3 घंटे में इस प्रोग्राम को करूँ तो पूरे सवालों के जवाब आपसे नहीं ले सकता। तो लेट्स डू इट ऑन नेक्स्ट प्रोग्राम। नाजरीन, ये थी हमारी छोटी सी कोशिश, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीक 10th of April को मैं एक सर्टिफाइड रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, उनको मैं अपने प्रोग्राम में लेकर आ रहा हूँ और आपको कुछ शॉर्ट सेल्स के बारे में और फोर क्लोजर्स के बारे में बताएंगे, और खुसूसन उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक भी मकान नहीं ख़रीदा, क्योंकि इस वक्त इंटरेस्ट रेट जो हैं वो अमेरिका की हिस्ट्री पे ऑल टाइम लो हैं, और जिस तरीके से जॉब ग्रोथ यहाँ हो रही है, ये इंटरेस्ट रेट 1 साल के अंदर बढ़ के 4.5% से 7% जा सकते हैं। तो दिस इज़ अ राइट टाइम फॉर यू टू इन्वेस्ट इन दिस मार्केट। सो देयरफॉर आई हैव इनवाइटेड बेस्ट अमेरिकन होम रियल्टी के मोहसिन शाह, जो कि नेक्स्ट वीक हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे। और मैं तबस्सुम अली साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तो 15 तक ये बहुत बिजी हैं, और 15 के बाद ये दोबारा आए, और वो जो सवाल बेसिकली रह गए हमारे, ये देखें, ये 3 पेजेस मेरे पास है शामिल, जिसके मैं सवालों के जवाब नहीं ले सका क्योंकि बात से बात निकलती है। तो अलमहदी टेलीविजन की जानिब से इस खाकसार राशिद जैदी को, तबस्सुम अली को और मीसम जैदी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।